सितंबर टू 15 सितंबर लिखो। मिलिट्री एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024, मिलिट्री एक्सरसाइज टू 2020। एक्सरसाइज में पहले भी समझा चुका हूँ क्या होती है एक्सरसाइज। दो कंट्रीज अपना एक तरीके का मॉक ड्रिल करते हैं। मतलब मान लो मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं और एक एक्स कंट्री के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, तो या तो हम वॉर में लड़े, है ना, बट वॉर रेडी होना भी तो जरूरी है, जिसको तुम बोलते हो मॉक टेस्ट। यही चीज होती है एक्सरसाइजेज। तो वो लड़ नहीं रहे हैं, बट वो ऐसी सिचुएशंस में अपने वेपन्स यूज करेंगे कि एज इफ देयर इज अ वॉर गोइंग ऑन। समझ में आ रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। इंडिया मंगोलिया करेगा तो कुछ एक्सरसाइज का नाम होगा, इंडिया जापान करेगा तो कुछ होगा, जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ भी करता होगा। समझ में आ रहा है ना। एनिमी नेशंस नहीं करते। तुम इसलिए हार्डली सुनोगे कि इंडिया और पाकिस्तान कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंडिया चाइना कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। फ्रेंड्स ही तो करेंगे ना। एनिमी सीधा वो, इस वॉर को करने के लिए वॉर रेडी होना होगा। वॉर रेडी होने के लिए मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। इसी मॉक टेस्ट को एक्सरसाइज बोलते हैं। समझ में आ रहा है। नेवी भी करती है, एयरफोर्स भी करती है और आर्मी भी करती है। इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी होता है, इंडिविजुअल फॉर्मेट में भी होता है कि इंडिया जापान के नेवी कर रहे हैं साथ में, या इंडिया ऑस्ट्रेलिया साथ में एयरफोर्स कर रहा है। समझ में आ रहा है। तो जितनी ज्यादा कंट्रीज होंगी उतनी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होगी। और हमारे लिए कौन सी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए? जो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो, है ना, जिसमें या तो इंडिया एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट मेंबर हो या फिर वो इंडिया में कंडक्ट हो रहा हो। समझ में आ रहा है। अब करंट अफेयर क्या है कि तरंग शक्ति कहां पे हुई है। मैंने क्या बोला, मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम क्या था, तरंग शक्ति। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके मेंबर्स लिखो कौन कौन थे, लिखो। इट वॉज हेल्ड इन 2 फेजेस, 2 फेजेस में हुई थी। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कवर कर रहा था, जोधपुर में, और एक तमिलनाडु का सुलूर एरिया। सुलूर, सुलूर कहाँ पे, तमिलनाडु। और दूसरा कहाँ हुआ, जोधपुर कहाँ है, राजस्थान। तो कितने फेजेस में हुआ, 2 फेजेस में। मेंबर्स लिखो कौन कौन से थे, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, सिंगापुर एंड यूएई। कितने कंट्रीज हो गए, 6। इंपॉर्टेंट है, क्यों? एक तो इंडिया में हुआ, दूसरा 2 फेजेस में हुआ, और तीसरा, बोलो मैम, क्यों इंपॉर्टेंट है? दूसरा 2 फेजेस में हुआ, तीसरा 6 कंट्रीज वर इन्वॉल्व। समझ में आ रहा है। कौन कौन से, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस, बांग्लादेश, यूएई एंड सिंगापुर। अब इसमें बताओ कितने कंट्रीज इन्वॉल्व थे, 6। अगर क्वेश्चन आ जाए हाउ मेनी कंट्रीज इन्वॉल्व इन द एक्सरसाइज मिलिट्री तरंग शक्ति, 7 कौन बोल रहा है, 6 कौन बोल रहा है, 7। क्यों? इसमें इंडिया तो ऐड ही नहीं किया। समझ में आया, ठीक, पक्का। ऑब्जेक्टिव अगर इसका पूछेगा नहीं, वैसे ऑब्जेक्टिव क्या होगा इसका,
मेक इंडिया आत्मनिर्भर, व्हाट, डिफेंस कैपेबिलिटीज। सिंपल सी बात है ना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा नहीं, मैं बस ये बता रहा हूँ क्यों ये करा रहा है। समझ में आया? इसके बाद एक टॉपिक लिखो, रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। देखो डायरेक्टली करंट अफेयर का यहाँ से कुछ नहीं आएगा, पहले इशू समझो फिर मैं बताता हूँ क्वेश्चन। देखो क्या आएंगे यहाँ से। अभी तुमने देखा होगा इंडिया में कौन सा फेस्टिवल चल रहा है, गणेश चतुर्थी, है ना? तो जो इंडिया के चीफ जस्टिस है उनका नाम क्या है? सीजेआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। डीवाई चंद्रचूड़ कौन से स्टेट के हैं? महाराष्ट्र। गणेश चतुर्थी कहाँ सबसे ज्यादा सेलिब्रेट होती है? महाराष्ट्र। तो इन्होंने अपने घर में एक पूजा रखी, अब उसमें मोदी जी आ गए, अब कंट्रोवर्सी शुरू हुई। कंट्रोवर्सी क्या शुरू हुई? देखो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। जब तुमसे कोई बोले गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ और सिर्फ सरकार नहीं होती है, 3 ऑर्गन्स होते हैं। गवर्नमेंट का मतलब 3 ऑर्गन्स। 3 ऑर्गन्स में एक होगा जो लॉ बनाएगा, लॉ मेकर। लॉ मेकर मतलब सेंट्रल लेवल पे जो तुम्हारे सांसद होते हैं, सांसद को क्या बोलते हैं? एमपी। लोकसभा प्लस राज्यसभा, ये लॉ मेकर है। ठीक। अब इसमें जो जो मेंबर आएगा, 552 इसके और 250 इसके, ये सब एमपी हैं। ऑल ऑफ दीज आर लॉ मेकर्स, भले इनकी पार्टी सत्ता में हो या ना हो। इवन राहुल गांधी इज अ लॉ मेकर बिकॉज ही इज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट भी आ जाएगा, बट लॉ मेकर हो गया बिकॉज ही इज मेंबर ऑफ लोकसभा। तो अगर कोई पार्टी हारती है या जीतती है, वो लॉ मेकर तो है। अखिलेश यादव अभी लॉ मेकर है, क्यों? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा। अब इसमें जो मेजॉरिटी निकालता है वो क्या बनाता है? सरकार। जो इसमें मेजॉरिटी निकालेगा वो क्या बनाएगा? सरकार। अब इसी लॉ, फिर दूसरा ऑर्गन आएगा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कहां से आता है? यहीं से तो आता है। मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ही इज एन एग्जीक्यूटिव, बट टू बिकम एन एग्जीक्यूटिव ही फर्स्ट हैज टू बिकम अ लेजिस्लेचर, लॉ मेकर। पहले बनारस के सांसद हैं, अब ये 545 जो 552 है, इसमें जिनके पास मेजॉरिटी आएगी वो क्या बना लेगा? एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है? सरकार। राहुल गांधी इज अ पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, बट ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। दोनों में अंतर है। स्टेट लेवल पे एमपी की जगह एमएलए हो जाएगा, एमएलए किसी भी पार्टी का हो। समझ में आ रहा है? लेजिस्लेचर का मतलब जरूरी नहीं वो गवर्नमेंट चला रहा हो, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट वो होगा। अगर कोई ऑपोजिशन पार्टी का सांसद बोलता है मैं भी सरकार का हिस्सा हूं, तो सरकार का हिस्सा है। क्यों? गवर्नमेंट में 3 ऑर्गन्स। पहला ऑर्गन लेजिस्लेचर, द वन हु मेक्स लॉज। तो जब लॉ पास होगा तो वोटिंग तो ये भी करेंगे, बट इनकी वोटिंग का फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेजॉरिटी ऑलरेडी है। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? तो लेजिस्लेचर अलग है। इसी लेजिस्लेचर में जो बहुमत निकालता है, मेजॉरिटी निकालता है, वो क्या बन जाता है? एग्जीक्यूटिव। समझ में आ रहा है? अब एग्जीक्यूटिव 2 तरीके के होंगे, एक होगा परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक होगा टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी सबसे नीचे बाबू, फिर बड़ा बाबू, फिर बड़ा बाबू के ऊपर ऐसे ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मिनिस्टर। अब ये मिनिस्टर कहां से चूज किया गया? डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पहले एमपी, प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले एमपी, सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले एमपी। तो सबसे ऊपर कौन होगा? मिनिस्टर। मिनिस्टर कहां से आ रहा है? लोकसभा या राज्यसभा से? एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर,
मेंबर ऑफ राज्यसभा। समझ में आ रहा है? तो मंत्रालय में सबसे हेड कौन है? मिनिस्टर। उसके नीचे आईएएस लोग, फिर उसके नीचे और एसएससी, ये सारे एग्जाम्स होते हैं। अब ये बताओ, आईएएस तो 60 साल से पहले रिटायर नहीं होगा, तो वो कौन सा एग्जीक्यूटिव हो गया? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। 5 साल में चेंज हो सकता है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। हु इज मोर पावरफुल? टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। बट लॉन्ग रन में हु इज मोर पावरफुल? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। क्योंकि कोई भी स्कीम बनेगी तो 20-25 साल को देख के बनेगी। अब 20-25 साल बाद मोदी जी होंगे नहीं होंगे गारंटी है, लेकिन जो आदमी 25 साल की उम्र में आईएएस बनेगा वो 50 साल की उम्र में आईएएस होगा, अनलेस कोई मेजर चीज ना कर दे। समझ में आ रहा है? इसीलिए ब्यूरोक्रेसी को बोलते हैं स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्टील फ्रेम ऑफ, क्योंकि ये वो ढांचा है जो चेंज नहीं होगा। आईपीएस ऑफिसर जल्दी चेंज नहीं होगा। एग्जीक्यूटिव में तो सारे आ जाएंगे ना। खुद बताओ, जो लॉ को एग्जीक्यूट कर रहा हो, इन्होंने लॉ बना दिया कि कोरोना वायरस में कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, बस फिर घर बैठ गए, पास कर दिया संसद ने, लॉ बन गया। अब लॉ को रोड पे इंप्लीमेंट कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव। तभी तो पुलिस लाठी मारेगी। पुलिस किसका पार्ट है? एग्जीक्यूटिव का। अब तुम बोलोगे आईपीएस, अब जैसे मान लो कांस्टेबल, एसआई, सीओ, मतलब एसओ, फिर सीओ, फिर ऐसे ऐसे करके रैंक्स होंगी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, है ना? पर ये है सब क्या? एग्जीक्यूटिव। इनके ऊपर कौन बैठा हुआ है? होम मिनिस्टर। ये हो गया कौन सा? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये पार्ट। अब जैसे मान लो तुम रोड पे जा रहे हो और तुम्हारा चालान काट दे, तो किस पावर से काट दिया? क्योंकि एक कानून है मोटर व्हीकल एक्ट, संसद ने पास किया हुआ है। अब पुलिस क्या है? ट्रैफिक पुलिस क्या है? एग्जीक्यूटिव। तो उसका पार्ट है लॉ को एग्जीक्यूट कराना। लॉ कहता था हेलमेट लगाना है, तुमने हेलमेट नहीं लगाया, तो पेनाल्टी कौन देगा? एग्जीक्यूटिव। इसलिए ट्रैफिक पुलिस तुम्हारी चालान काट देगी। वो छोटी रैंक पे हो, बड़ी रैंक पे हो, है तो वो पार्ट किसका? एग्जीक्यूटिव का। समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखो, इसने कोई लॉ बनाया, इसने लॉ इंप्लीमेंट कराया। मान लो इसने लॉ ही गलत बना दिया। अब तुम बोलोगे लॉ कैसे गलत बन सकता है? हमने एक, अगर उसके खिलाफ कोई चीज जाती है तो वो लॉ भी गलत है। अब मान लो एग्जीक्यूटिव को पावर दी गई थी कुछ और उसने अपनी पावर का मिसयूज किया, तो इसने भी गलती करी, इसने भी मान लो गलती करी। तो जब ये दोनों गलती करेंगे तो इनको पकड़ने वाला कोई चाहिए। वो काम होता है किसका? जुडिशरी का। समझ में आ रहा है? तो तीनों सरकार के पार्ट है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब ये दोनों में एकदम डिस्टिंक्शन करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां कहां से रहा है? लेजिस्लेचर से। अगर मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो मोदी जी एमपी भी तो है। अमित शाह होम मिनिस्टर है तो अमित शाह एमपी भी तो है। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है तो एमपी भी तो है। तो ये द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, है ना? बट जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाना जरूरी है कि नहीं? क्योंकि जुडिशरी तो दोनों की गलतियां पकड़ेगा। अब इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 50 है, यहीं पे क्वेश्चन है। आर्टिकल 50 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक्सप्लिसिटली सीधा सीधा बोलता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में एक मोटी सी दीवार बना दो। वो इसके साथ नहीं दिखेगा, ये इसके साथ नहीं दिखेगा। क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ दिख जाएंगे तो क्या दिक्कत है ना। देखो, तुम्हारे क्लास में मान लो कि रूल बनाने वाला ये, रूल को इम्प्लीमेंट करने वाला ये, और रूल इम्प्लीमेंट ना हो तो सजा देने वाला ये। तो जो रूल इम्प्लीमेंट कर रहा है अगर वही सजा देगा तो प्रॉब्लम है ना। नहीं समझ में आ रहा है? मैं ही रूल बनाऊंगा और मैं ही सजा दूंगा, तो ये प्रॉब्लमेटिक है ना। तो मैं तुमको सही से सजा कभी दूंगा ही नहीं। 1973 से पहले यही होता था। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते थे उनके पास बहुत सारी जुडिशियल पावर्स होती थी, तो फैसला भी मैं ही ले रहा हूं।
और फिर फैसला गलत होने पे आ भी तुम मेरे कोर्ट में रहे हो, तो ये तो जस्टिस को वायलेट कर रहा है ना, जस्टिस के प्रिंसिपल्स को। समझ में आ रहा है? इसीलिए हम बोलते हैं कि एग्जीक्यूट जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से एकदम क्या होना चाहिए, अलग। अब इंडिया का रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? देखो, एग्जीक्यूटिव भी दो तरीके का हो गया। असलियत में जो हमारा एक होता है रियल एग्जीक्यूटिव, और एक होता है डी ज्योर, और एक होता है डी फैक्टो। डी फैक्टो और डी ज्योर। ज्योर मतलब पेपर पे हेड। पेपर पे हेड कौन है? प्रेसिडेंट। पर रियलिटी में हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव पेपर पे कौन है, लेकिन रियलिटी में कौन है? अब सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव और देश का सबसे बड़ा जुडिशियल ऑफिसर सीजीआई, अगर ये एक साथ आएंगे तो प्रॉब्लम होगी कि नहीं, है ना? इसीलिए जितने लॉयर्स हैं, जितने एक्टिविस्ट हैं, वो इस फोटो पे बवाल करने लगे। अब तुम बोलोगे पढ़ा क्यों रहे हो? ये पढ़ा इसलिए रहा हूं क्योंकि ये चीज एग्जामिनर भी देख रहा है ना? तो अब एग्जामिनर तुमसे ये तो पूछेगा नहीं कौन किसके घर गया था, वो तुमसे ये जरूर पूछेगा कि तुमको ये समझ है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिश, ये जो फोटो पे बवाल हो रहा था ये क्यों हो रहा था? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई जाएगा नहीं, और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 50 सीधे सीधे बोलता है जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट। से आर्टिकल पूछ लेगा। समझ में आ रहा है? वो तुमसे फोटो के बारे में नहीं डिस्कस करेगा, वो तुमसे ये नहीं बोलेगा कौन किसके घर गया, वो तुमसे ये पूछना चाहेगा कि ये जो फोटो के पीछे कंट्रोवर्सी है ये हो क्यों रही है। समझ में आया? पक्का? तो बस एक ही चीज इसमें याद रखनी है, क्या? और दूसरा, देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब सिर्फ मोदी जी नहीं है। लेजिस्लेचर, इफ राहुल गांधी सेज ही इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट देन टेक्निकली ही इज राइट। समझ में आ रहा है? अगर सीजीआई बोले इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट देन टेक्निकली ही इज राइट, बिकॉज देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। आप किसी ऑर्गन में आ जाओ। समझ में आ रहा है? इसीलिए तुमने देखा होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हैं, वो अपनी गाड़ी की, चाहे उनकी पोस्ट जितनी छोटी हो, गाड़ी के पीछे लिखा होगा भारत सरकार। और तुम देखो हर गाड़ी के पीछे भारत सरकार लिखा है, तो शासित कौन हो रहा है जब सब सरकार में है? जब सरकार, जब सब गाड़ी में भारत सरकार लिखा है तो शासित कौन हो रहा है? तुमको, तुम बताओ, तुमको नॉर्मली बहुत लोगों की गाड़ियों में भारत सरकार लिखा मिलता है कि नहीं? क्या आता है? कितनी गाड़ियां हमको मिलती है रोड पे जिसमें लिखा होता है भारत सरकार? कैसे लिखा होता है? वो मोदी जी की गाड़ी है। इसी वजह से, क्योंकि उनका ये कॉन्सेप्ट खुला हुआ है। तो अगर अब तुम्हारे पेरेंट गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं, कैसा भी गवर्नमेंट जॉब, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर में तो जॉब नहीं है, एग्जीक्यूटिव में कोई भी जॉब करते हैं, देन यू कैन ऑल्सो राइट भारत सरकार। इसलिए तुम देखो बहुत सारे स्कूटर्स में तुमको भारत सरकार लिखा मिल जाएगा, गाड़ियों में लिखा मिल जाएगा, क्योंकि टेक्निकली दे आर राइट, टेक्निकली दे आर गवर्नमेंट। समझ में आया? पक्का? इसलिए गाड़ियों में लिखा होता है क्या, भारत सरकार। समझ में आया? चलो आगे, ये चीज समझ में आई? याद रखना है आर्टिकल 50, एंड देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इस ये फोटो रोज ही आ रही है अखबार में, देखो तुम। इसके बाद लिखो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, ये मैंने पहले भी क्लास में कवर कराया हुआ है, अब देखो वापस न्यूज में आया। क्यों न्यूज में आया? पाकिस्तान के एक आर्मी जनरल थे परवेज मुशर्रफ, है ना? परवेज मुशर्रफ का नाम सुना है? सुना है? तो परवेज मुशर्रफ कहाँ के थे? आगरा के रहने वाले थे। तो अब इनकी एंसेस्टर जो होते हैं, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, उनकी प्रॉपर्टी कहाँ है? अब गवर्नमेंट ने इनकी कुछ प्रॉपर्टी क्या कर दी है, सेल। अब गवर्नमेंट ऐसे किसी की भी प्रॉपर्टी सेल कर सकती है? मैं तुमको अभी तब से यही समझा रहा था, इस कंट्री में सरकार को भी अगर कुछ करना है
तो लॉ बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट आके मुझसे बोले तुम्हारी ये कुर्सी मैं ले जा रहा हूँ, तो गवर्नमेंट नहीं ले जा सकती। क्यों? मैं उससे क्या पूछूंगा, किस किस कानून के हिसाब से ले जा रहे हो। एक इंसिडेंट बताता हूँ। आज से 4-5 साल पहले पुणे का इंसिडेंट है। पुणे में एक रोड थी, वहां पे टू व्हीलर अलाउड नहीं था। एक बंदा टू व्हीलर लेके गया, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने रोक दिया। तो इस ये बंदा लॉयर होगा, इस बंदे ने पूछा कि क्यों रोक रहे हो, तो इसने बोला नहीं जाना, अलाउड नहीं है। और ये बहुत सालों से चल रहा था ये बहुत सालों से। बस इसने पूछा क्यों रोक रहे हो, तो इसने बोला नहीं अलाउड है। तो इसने बोला किस नियम से अलाउड नहीं है, तो उसने बोला बस सरकारी ऑर्डर है। तो अब इसने जाके क्या कर दिया, इसने केस कर दिया। सरकार को देखना पड़ा कि कोई ऑर्डर था कि नहीं, कोई कानून था कि नहीं। कोई कानून नहीं निकला जो इस पे रोक रोक लगाता हो। इस आदमी को 1 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया, किसने? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और टू व्हीलर अलाउ की गई। सच है बात, तुम गूगल कर लेना आज। इसका मतलब क्या, मैं ये नहीं बता रहा हूँ ये बहुत हीरो है। इस कंट्री में कुछ भी करना है तुमको तो लॉ बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। अगर गवर्नमेंट को तुम्हारा पोडियम भी छीन के ले जाना है ना, तो उसके लिए पहले कानून पास करना पड़ेगा कि किसी भी पोडियम को मैं कभी भी कन्फिस्केट कर सकती हूँ, जब्त कर सकती हूँ। अगर कोई कानून नहीं है, देन द कोर्ट इज ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। समझ में आ रहा है? अब इसीलिए तुम देखो, जो लोग 1965 और 71 वाले पाकिस्तान वॉर में पाकिस्तान भाग गए, और जो 1962 वाले चाइना वॉर में चाइना भाग गए, उनकी प्रॉपर्टीज इंडिया में कुछ रह गई? अब अगर गुंडा राज चल रहा होता तो सरकार ऐसे ही बेच देती, पर ऐसे नहीं बेच सकती थी। इसीलिए सरकार ने कानून बनाया, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। एक्सप्लिसिटली लिखा कि कौन कौन एनिमी होगा। एनिमी में 3 लोगों को लिखा। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बनाया, कब का है? 1968। इसमें 3 लोगों को एनिमी माना। एक माना जो 65 वॉर में पाकिस्तान भाग गए, 71 बांग्लादेश वॉर में पाकिस्तान भाग गए, और एक जो 62 वॉर में चाइना भाग गए। इनकी जो भी प्रॉपर्टीज थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ आ गई, और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर है कि दे कैन सेल देम ऑफ एनी टाइम दे वांट टू। समझ में आया? पक्का? पक्का बताओ। अब देखो न्यूज़ क्या थी कि परवेज मुशर्रफ की कुछ प्रॉपर्टी सेल कर दी गई हैं। तो कैसे सेल कर दी गई, क्यों सेल कर दी गई? बिकॉज ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। समझ में आ रहा है? पक्का बताओ। सबसे ज्यादा एनिमी प्रॉपर्टी कहाँ पे मिलेगी तुमको? यूपी, एंड सेकेंडली वेस्ट बंगाल। इवन ये जो हजरतगंज का जितना जमीन है, ऑलमोस्ट 1/3 राजा ऑफ महमूदाबाद का है। एक महमूदाबाद जगह सुनिए, लखनऊ के पास में महमूदाबाद। महमूदाबाद का क्या फेमस है? आम। वो मलियाबाद है। महमूदाबाद एक पास में जगह है, चेक करना लखनऊ के। तो वहाँ का जो राजा था उसकी ये सब जमीन हुआ करती थी। ही फ्लेड टू पाकिस्तान। इसलिए तुम देखो हजरतगंज में बहुत सारा ऐसा एरिया है जो इतना पॉश होने के बाद भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है सही से। अंदर अंदर जाके देखो। हाँ, क्यों? अभी ये किसी कैपिटलिस्ट प्राइवेट आदमी का होता, मेरा होता, तो मैंने तो बहुत सारी बिल्डिंग्स बना दी होती और बढ़िया बढ़िया एमएनसीज को दे दिया होता रेंट पे। बट सरकारी है ना, तो सरकारी जैसा दिखता है। चलें आगे, बोलो। इस पे क्वेश्चन प्रोबेबल है, इसको नोट करना, एक बार देखना ये पेपर में आता है कि नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है पूछेगा। चलो आगे। सब इतना डाउन क्यों हो? तुम लोग के साथ कुछ हुआ है क्या आज? हैं? कुछ हुआ है क्या? इससे पहले किसकी क्लास थी? तो मैम तो अच्छा पढ़ाती है। हाँ, तो कुछ हुआ है क्या? बोलो।
है उमा? तुम्हारे घर में कुछ हुआ है? कुछ कलेश वलेश है? नहीं, प्रॉपर्टी ना चली जाए मतलब? हम्म। तो वो तो उन्हीं की है ना। तो उस टाइम कर दी थी नाम, फिर क्यों जाएगी? कुछ क्योंकि झोल है। हाँ, फिर क्या दिक्कत है? हाँ लेकिन ये हो सकता है, देख लो कैसे नाम किया था, क्या क्या था। हैं? पहले जमीनें इतनी महंगी नहीं थी, पढ़े लिखे तो थे। लिखो डीले इन सेंसेस इन इंडिया। डीले इन सेंसेस इन इंडिया। अगर जमीनें उस टाइम इतनी महंगी होती तो वो जाते ही नहीं। जमीनें इतनी महंगी नहीं थी, एजुकेशन तो पैसे से आ जाती है। अभी तुम एकदम अनपढ़ हो, ठीक, किसी पढ़े लिखे सीए लॉयर को बुलाओ, 10-10 लाख रुपए उनके मुंह पे फेंको, हो जाओगे पढ़े लिखे। तुम खुद ही बताओ, खुद ही बताओ ना, जिसको चाहो उसको हायर कर लो। हाँ, तुम एकदम अनपढ़ रहो, बस तुम्हारे पास रिसोर्स होने चाहिए पुल इन करने के। ले जाओ, कह दो कि इतना इतना पैसा दूंगा, कितना कमाते हो? वो बोलेगा कि मैं साल भर में 30 लाख रुपए कमाता हूँ। तो कहता आज से मैं तुमको 60 दूंगा। चलो अभी। देखो डीले इन सेंसेस इन इंडिया। सेंसेस क्या होता है? क्या होता है सेंसेस? स्टॉक मार्केट? जनगणना भाई। सेंसेस जरूरी क्यों है? स्कीम्स बनाने के लिए। अब जैसे कैसे, मान लो मुझे कोई स्कीम बनानी है कि मिड डे मील चलाऊंगा, मतलब जो बच्चे सरकारी उनको मिलना है, के लिए रिसोर्स एलोकेशन होगा, कुछ बजट बनाएंगे। बजट को पता ही नहीं कितने लोग ऐसे हैं। राशन बांटना है पीडीएस में, जिसमें 1 रुपए का मोटा अनाज, 2 रुपए का गेहूं, 3 रुपए किलो चावल मिलता है। अब पता कैसे चलेगा कितने लोग क्या है बिलो पावर्टी लाइन? तो डेटा चाहिए ना हर चीज का। कितने लोग शहर में रह रहे हैं, कितने लोग गांव में रह रहे हैं। लास्ट टू लास्ट वीक याद करो, मैंने एक्सप्लेन किया था कि सब कैलोरी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, याद है? अर्बन रूरल कैलोरी अलग अलग रिक्वायर्ड है, पता कैसे चलेगा? ये कैसे? अच्छा मुझे ये बताओ, इंडिया हैज सरपास्ड चाइना इन सेंस ऑफ पॉपुलेशन, बट ऑन पेपर इंडिया इज स्टिल रैंक्ड सेकंड। तो इंडिया की एग्जैक्टली exactly अभी पॉपुलेशन कितनी है क्या पता? हर 10 साल में सेंसस होता है, ठीक। लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में, फिर कब होना था? 21 में। गवर्नमेंट ने रीजन दिया जो सब देते हैं, कोविड। अब तो कोविड नहीं चल रहा है, पर गवर्नमेंट सेंसस कराने को तैयार नहीं है। समझ में आ रहा है क्यों? बहुत सारे रियल डेटा आएंगे, असलियत में तुमको पता चलेगा गरीब है कितना। समझ में आ रहा है? अब मुझे नहीं पता, मुझे पता तो वही, लेकिन ठीक है छोड़ो। गवर्नमेंट ये करा नहीं रही सेंसस, तो न्यूज़पेपर्स में रोज रोज आ रहा है कि डिले इन सेंसस। तो हमसे ये तो नहीं पूछेगा डिले हुआ है कितने साल हुआ है, वो सेंसस के बारे में कुछ चीजें पूछ लेगा। इंडिया में सबसे पहले सेंसस कब हुई बताओ? 1871 इंडिया की पहली सेंसस। उस टाइम पे इंडिया में किसका कल्चर चलता था? वाइस रॉय का। जैसे अभी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे कौन था? वाइस रॉय। उस समय का वाइस रॉय था लॉर्ड रिपन। तो अंडर हूम? लॉर्ड रिपन। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस इन 1881। कंप्लीट सेंसस।
अब ये बताओ, सेंसस इस देश में कोई भी चीज होगी तो किसी कानून से होगी। इसका भी देखो एक कानून है, सेंसस एक्ट 1948। अब एक चीज और देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में एक शेड्यूल 7 है, लिस्ट नंबर 7, विच सेज कौन सी पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास होंगी, कौन सी स्टेट के पास होंगी, और कौन सी पे दोनों लॉ बनाएंगे कॉन्करेंट। यूनियन पे सिर्फ केंद्र सरकार नियम बना सकती है, जैसे स्पेस, रेलवेज, आर्मी। कुछ पे स्टेट बना सकती है, जैसे एग्रीकल्चर, प्राइमरी एजुकेशन, इरिगेशन। इरिगेशन समझते हो, पानी वानी जो देना होता है, सिंचाई सिंचाई। फिर कॉन्करेंट पे दोनों बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन पे स्टेट बनाती है, हायर एजुकेशन पे सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे आईआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, पर प्राइमरी स्कूल योगी जी भी खोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, कॉन्करेंट। फिर एक होती है रेजिडरी। रेजिडरी वो होती है जो लिखी नहीं है। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उनको पता था कुछ ऐसी चीजें भी आएंगी जो आज हमें नहीं पता, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर कल को मान लो रोबोट्स आ जाएं, तो रोबोट्स पे नियम कौन बनाएगा, मोदी जी की योगी जी। यूनियन में लिखा होता तो मोदी जी बनाते, स्टेट में लिखा होता तो योगी जी बनाते, कॉन्करेंट में लिखा होता तो दोनों ही बता देते कि आधार कार्ड इशू कर दो रोबोट्स को भी। लेकिन लिखा किसमें, रेजिडरी, क्योंकि तीनों में नहीं लिखा तो रेजिडरी। और रेजिडरी किसके पास दोगे, मोदी जी। मोदी जी, अरे यार पता नहीं ना रेजिडरी। उस समय सोचो तुम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो, तुमको पता नहीं ना रेजिडरी में तो कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है 100 साल बाद क्या होगा, तो किसको दे दो, जो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो। कौन ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, मोदी जी। मोदी जी नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। अब मोदी जी नहीं है, मोदी जी की जगह तुम पहुंचोगे तो तुम्हारा नाम लेने लगेंगे। यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट और रेजिडरी। सेंसस किस में आएगा, तुम लोग थोड़ा बेवकूफ हो क्या, अभी तुम लोग को बोला सेंट्रल गवर्नमेंट करा नहीं रही है, तो किस में आएगा, यूनियन। समझ में आया, तो सेंसस किस में आएगा। तो अगर सेंसस के लिए सवाल उठाना है तो किस पे उठाना है, मोदी जी, नॉट ममता बनर्जी, मतलब योगी। सर, चल, या गलाथिया बे, गलाथिया बे। देखो क्या है ये, अंडमान निकोबार समझते हो, क्या है अंडमान निकोबार, कहाँ पे है, इधर बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप इधर है। अंडमान निकोबार किसके अंडर आता है, इंडिया के। इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है। ऊपर अंडमान है, नीचे निकोबार है। निकोबार में यहाँ पे एक जगह है गलाथिया बे नाम की। अब इसको गवर्नमेंट डेवलप कर रही है, डिक्लेयर कर रही है मेजर पोर्ट। अब तुम बोलोगे पोर्ट से क्या मतलब है, वर्ल्ड का 80% ट्रेड, वर्ल्ड का 80% ट्रेड थ्रू पोर्ट्स होता है। इसका क्या मतलब है, मुझे इंडिया से यूएस में कोई सामान भेजना है, मैं किससे भेजूंगा, एयरवेज। एयरवेज महंगा कितना पड़ेगा, एयरवेज की कैपेसिटी कितनी होगी, वाटरवेज, जिसको तुम मर्चेंट नेवी बताते रहते हो कि मर्चेंट नेवी में बहुत पैसा है ना, है पैसा पर मर्चेंट नेवी। हाँ, लाइफस्टाइल कैसा है, चले गए तो चले गए, बीच में फोन कर पाओगे, हाँ मेरे घर में दिक्कत होगी मुझे वापस ले चलो। इतना लाखों का कार्गो होता है, करोड़ों का सामान होता है, एक आदमी के लिए थोड़ी कुछ करेंगे। और फिर कहीं ओशन में नेटवर्क आता है, कहीं नहीं आता है,
बाकी हाँ, कोई बात नहीं। देखो, तो इंडिया में ऐसे अभी तक कितने पोर्ट्स थे मेजर? 13। आप कितने हो गए? 14। क्यों? गलाथिया बे। मेजर पोर्ट्स किसके अंडर होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के। और माइनर पोर्ट्स किसके अंडर होते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के। इंडिया में माइनर पोर्ट लगभग 600 से ज्यादा हैं, पर मेजर पोर्ट कितने हैं? 14। पोर्ट समझते हो ना? पोर्ट समझते हो? पोर्ट का इंपॉर्टेंस समझते हो? देखो, एक तुम्हें बढ़िया चीज बताता हूँ, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम जिस कंट्री का जितना अच्छा होता है इकोनॉमिकली, वो कंट्री उतनी अच्छी मानी जाती है ट्रेड वाइज। क्यों? जैसे ये इंडिया है, यहाँ कार्गो आया, ठीक, कार्गो ने अपना सामान लैंड कराया, और अब कार्गो को क्या होना है? क्या होना है कार्गो को? वापस जाना है सामान खाली करके। तो वो कितने टाइम में सामान उतारता है और कितने टाइम में सामान वापस भर के चला जाता है, वो उसका टर्न अराउंड टाइम कहलाता है। इंडिया में एक मेजर अगर कोई जहाज आ रहा है तो उसको 4 दिन लगते हैं। कितने दिन? 4। और चाइना में ये टाइम कितना है? बस। तो उनका सामान सस्ता होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगा। समझ में आ रहा है? तो जिस कंट्री का टर्न अराउंड टाइम जितना अच्छा, वो कंट्री इकोनॉमिकली उतनी बढ़िया। और टर्न अराउंड टाइम किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारी पोर्ट की फैसिलिटीज कैसी हैं। इसलिए तुम देखो बहुत सारे पोर्ट्स को मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्राइवेटाइज। इसलिए तुम देखो अब बहुत सारे पोर्ट्स किसके पास आ गए हैं? अडानी। क्योंकि सरकार तो खड़ा रहने देगी यहाँ पोर्ट, पर अडानी का बीपी हाई होगा। क्यों? प्रॉफिट बनाना है उसको। वो तो पट्टे मारेगा ना कि इसको सही करो, इसको वापस ले जाओ। समझ में आ रहा है? इसलिए तुम देखो बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। किस सेक्टर में? वर्ल्ड का 80% ट्रेड कहाँ से होता है? थ्रू पोर्ट्स। समझ में आ रहा है? तो गलाथिया बे को क्या बना दिया अब? मेजर पोर्ट। मेजर पोर्ट बनने का मतलब उसको वो किसके अंडर आ गया? सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ गया मतलब उसका डेवलपमेंट अब तेज होगा। और हर बार इकोनॉमिक्स नहीं होती, कई बार स्ट्रैटेजी भी होती है। देखो क्यों। ऐसा कुछ वर्ल्ड मैप है ना? अब हम किसको बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं? गलाथिया बे। गलाथिया बे अगर तुम यहाँ पे पोर्ट डेवलप करोगे तो तुम्हारा आर्मी का भी तो बेस बनेगा। इससे ये वाला एरिया भी तो पूरा कंट्रोल में आएगा। अब दुनिया को बोलोगे वहां पे तुम मिलिट्री बेस बना रहे हो तो प्रॉब्लम होगा ना। समझ में आ रहा है? चाइना ने यहाँ पे श्रीलंका का एक पोर्ट डेवलप कर रखा है, हम्बन टोटा। क्यों कर रखा है? यहाँ हम्बन टोटा, यहाँ ईरान में ग्वादर नाम का कर रखा है, म्यांमार में यहाँ पे कालादान नाम का कर रखा है। तो ये क्या कर रहा है चाइना? स्ट्रिंग ऑफ पल्स। किसको घेर रहा है? इंडिया को। तो अब इंडिया कैसे घेरेगा? और बाहर से। समझ में आ रहा है? लेकिन चाइना इज वे अहेड ऑफ इंडिया। सच बात है ये। चलो, इसके बाद लिखो। हाँ, कहाँ पे? 12 नॉटिकल माइल तक तुम्हारी जमीन है, तुम कुछ भी करो। ओशियन को नॉटिकल माइल में नापते हैं, रोड को किलोमीटर में नापते हैं। यूएस चले जाओगे वहाँ माइल्स में नापेंगे। सबका अपना अपना। दूध को लीटर में नापते हैं। अरे तो सुनो, तो तुम्हारे पेशेंस लेवल की दिक्कत है भाई, हम तो तुमको एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं। 12 नॉटिकल माइल तुम कुछ भी करो, वो टेरिटरी होती है तुम्हारी। कुछ भी करो, कुछ भी करो। 200 नॉटिकल माइल तक इकोनॉमिक टेरिटरी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो, आर्मी नहीं लगा सकते। दोनों में अंतर समझो। तुम इकोनॉमिक कुछ भी करो, लेकिन इकोनॉमिक के अलावा कुछ नहीं करोगे।
ऐसे समझ लो तुम्हारा ये घर है, बीच में ये सब पानी है। घर के 12 नॉटिकल माइल तक तुम्हारा घर ही समझो, तुम्हारी जितनी औकात, तुम्हारे अंदर इतनी औकात है पानी में डेवलपमेंट करने की तो तुम कर लो। पर 12 से 200 तक, मतलब यहां से ये 200 तक सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी करोगे, मच्छी पकड़ने चले गए, टैंकर ले आए, बस यही सब कर सकते हो। ये नहीं कर सकते हो कि यहाँ टापू बना के रहने लगे। डिफरेंस समझ रहे हो? एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक होता है खुद की ज़मीन। खुद की ज़मीन में मैं कुछ भी करूं, 12 नॉटिकल माइल तक मैं कुछ भी करूं, 200 नॉटिकल माइल तक मैं इकोनॉमिकली कुछ भी करूं, और 200 नॉटिकल माइल के बाद ओपन सी। ओपन सी किसी का नहीं होता, जिसको जो मर्जी है वो करे। मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर चला दो, बट वो किसी का नहीं है। तुम्हारे अंदर पावर है तो तुम यूज करो। तुम्हारे पास उतना चीजें भी तो हो। अब तुम अंदर ही लड़ रहे हो, तुम यही नहीं संभाल पा रहे हो, तो ये सब क्या करोगे? अगर ये सब अच्छे से संभाल ले रहे हो, ये भी संभाल ले रहे हो, फिर निकलो, यूएस निकलता है। समझ में आया? 200 नॉटिकल माइल ये लिखा होगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये लिखा था। अब 12 नॉटिकल माइल तक होता है टेरिटोरियल वाटर। चले आगे। हैं? कोबाल्ट का क्या मिला है? फिर तो पिछली बार बताया तो था तुम लोगों को, इंटरनेशनल सी बेड। तुम आए थे क्लास में, तुम भूल गए? याद नहीं जब लोड शेडिंग हो गई थी, समुद्रयान पूछा था, बताया था? फिर भूल क्यों गए? वीडियो देखना। अब आगे लिखो, इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। देखो मैं एरोगेंट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन तुम अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक चीज को चार चार बार, पांच पांच बार पूछोगे। मैं बता तो दूंगा ही, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024। और तुम देख के आओगे, अगली क्लास स्टार्ट होगी जब जीके की, तो तुषार सबको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, समुद्रयान, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है। सबको एक्सप्लेन करेगा। याद दिला देना मुझको, जो याद दिलाएगा उसको एक चॉकलेट। इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024। मिलती नहीं है चॉकलेट, मैं तुमको अच्छी वाली दूंगा, तुम्हारे लिए तो एक तैयार कर रहा हूँ। लिखो, ऑन, अच्छी चॉकलेट मिलेगी तुमको मैम, तुम आते रहोगे। लिखो, इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 20। मैं अभी बता देता हूँ कि उमाम को भेज दो। इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी 2024। देखो ये क्यों आया, इस पे क्वेश्चन आ चुका है एक बार। ये रिपोर्ट निकालता है कौन? मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी प्लस आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट मिलकर ये रिपोर्ट निकालते हैं, जिसमें रोड सेफ्टी की बात करते हैं। किसकी? रोड सेफ्टी। क्वेश्चन एक बार क्या आया था, सारी कंट्रीज ने मिलकर एक ब्राजीलिया डिक्लेरेशन बनाया हुआ है। क्या? ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। तुमसे सीधा पूछा था, ब्राजीलिया डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर क्या था? रोड सेफ्टी। तो रोड सेफ्टी के नियम के लिए ये बना हुआ है क्या? ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और आईआईटी दिल्ली ने एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट का नाम क्या है? इंडिया स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी। इसमें बस एक चीज बताई है इन्होंने जो समझ, कि सबसे ज्यादा में होते हैं इंडिया, रैंक है ना, रैंक 3 पे यूएस। बस इतना लिख लो।
नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स हैपन इन विच कंट्री? याद रखो। फिर इसके बाद एक अपने नॉलेज के लिए रख लो, पोर्टल है, ऐप है, मालूम है? ईडार। ईडार में देखो क्या है, ये तुमको इन्फॉर्मेशन दे देता है कहाँ पे क्या हुआ है, रोड एक्सीडेंट। एग्जाम में नहीं पूछेगा बट तुम अपनी नॉलेज के लिए रख लो। एक सरकार का पोर्टल है ईडार। ईडार तुम देखोगे तुमको पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पे आज रोड एक्सीडेंट्स हुए। चलो, पिछली बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अच्छे से समझाया था। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 से 2030 को बनाया है डेकेड फॉर रोड सेफ्टी। अच्छा ये बताओ, रोड एक्सीडेंट के लिए इतना काम क्यों होता है? रोड एक्सीडेंट पे ब्राजीलियन डिक्लेरेशन आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और आईटी दिल्ली रिपोर्ट बना रहे हैं, फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डेकेड फॉर रोड सेफ्टी बना रहा है। इतना कुछ क्यों हो रहा है? सरकार ईडार पोर्टल बना रही है, क्यों? क्योंकि देखो रोड एक्सीडेंट में प्रॉब्लम क्या है, रोड एक्सीडेंट में जो लोग मरते हैं वो तुम्हारे लिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है मोस्टली। क्यों इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट? कौन सी जनता होती है जिसकी उम्र होती है 15 से 64, इसके ऊपर तो लाइबिलिटी मानी जाती है। ये भी लाइबिलिटी और ये भी लाइबिलिटी। थोड़ा इकोनॉमिक सेंस में समझो, ये मत सोचो कि बुड्ढों को लाइबिलिटी बोल दिया, ये बच्चों को, पर इकोनॉमिकली बोथ ऑफ दीज आर लाइबिलिटीज। बट ये तुम्हारा क्या होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक मतलब होता है पॉपुलेशन और डिविडेंड मतलब होता है प्रॉफिट। ये वो पॉपुलेशन है जो तुमको प्रॉफिट बना के देती है। और सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट में कौन जाता है? यही लोग। इसीलिए रोड की सेफ्टी की इतनी बात होती है। समझ में आ रहा है? ये मैं तुम्हें समझाने के लिए समझा रहा हूँ बस। तुम याद रखना, डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब वो पॉपुलेशन जो प्रॉफिट दे। कौन सी होती है वो? 15 से 64। तुमको लगता है तुम डेमोग्राफिक डिविडेंड दे रहे हो? हाँ। इसके इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर। चाइना को हमने पीछे छोड़ दिया है। हाँ। अब तुमको चॉकलेट चाहिए, कहीं टॉफी लॉलीपॉप चाहिए, पीछे चल रहे हैं। इसके बाद लिखो इंडिया इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। सिंपल सी बात है, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लास्टिक पोल्यूटर कंट्री। बता क्यों रहा हूँ? क्योंकि चाइना को पीछे छोड़ दिया है। तो इंडिया फिर चाइना। हाँ, दे दिया दे दिया। अच्छा, तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? स्टालिन। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है? स्टालिन। अब सुनते जाना। किसी भी स्कीम को चलाने के लिए क्या चाहिए? बताओ, किसी भी स्कीम को चलाने के लिए क्या चाहिए? फंड्स। फंड्स अभी तुमको दे देंगे, तुम भी स्कीम चला दोगे, है ना? नहीं चला दोगे? बताओ, है ना? तो फंड्स चाहिए। अब फंड्स कौन दे सकता है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट। ऐसी कोई भी स्कीम जिसके आगे लिखा हो सेंटर सेक्टर स्कीम, तो तुरंत समझ जाना कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। कभी भी कोई स्कीम का नाम पढ़ो, प्रधानमंत्री जन आरोग्य, कुछ भी पढ़ो, कोई भी पढ़ो, कोई भी स्कीम पढ़ो, उसमें देखो सेंट्रल सेक्टर लिखा है कि स्पॉन्सर्ड लिखा है। अगर सेक्टर लिखा है तो सारा पैसा इज कमिंग फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड लिखा है then some money is coming from central government and some money is coming from state government। समझ में आया यहाँ तक? पक्का? अब देखो प्रॉब्लम क्या है। करंट अफेयर ये है,
तमिलनाडु का जो चीफ मिनिस्टर स्टालिन है, उसने प्राइम मिनिस्टर चिट्ठी की है, और चिट्ठी में वो ये कह रहा है, समग्र शिक्षा अभियान नाम की एक स्कीम चलती है, अभी समझाते हैं। समग्र शिक्षा नाम अभियान नाम की एक स्कीम चलती है। अगर ये चिट्ठी लिख रहा है कि कुछ फंड दे दो, तो मतलब दोनों का पैसा लग रहा होगा, है ना, तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर दोनों का पैसा नहीं लगेगा तो स्कीम इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो स्टालिन कह रहा है मैंने अपने हिस्से का पैसा डाल रखा है, आप भी वो पैसा रिलीज कर दो तो मैं ये स्कीम को सही से इंप्लीमेंट करा दूं। अब तुमसे एग्जामिनर ये सब नहीं पूछेगा, या तो वो तुमसे तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम पूछ लेगा स्टालिन, ठीक एक, या तो वो तुमसे सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड पूछ लेगा, या तो वो तुमसे समग्र शिक्षा अभियान पूछ लेगा। सेंट्रल सेक्टर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड समझ में आ गया, तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर स्टालिन है समझ में आ गया, इस पूरी करंट अफेयर का कॉन्टेक्स्ट क्या समझ में आ गया कि ये चिट्ठी लिख रहा है किसको, प्राइम मिनिस्टर मोदी को। व्हाई? बिकॉज ही वांट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलीज देयर फंड सो दैट समग्र शिक्षा अभियान कुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। अब हमें समझना क्या है समग्र शिक्षा अभियान, चलो लिखो। समग्र शिक्षा अभियान में लिखो, समग्र, समग्र इंटीग्रेटेड, एग्जॉस्टिव, कंप्लीट, समग्र शिक्षा अभियान। ये स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, implemented in the year 2018. Is it a central sector scheme or is it a central sponsored scheme? Central sponsored scheme. यहां तक समझ में आया? अब ये चलता है तुम्हारा प्री स्कूल टू क्लास 12th, ठीक? नहीं समझ में आया? प्री स्कूल मतलब नर्सरी से पहले वाले बच्चे और 12वीं तक के बच्चे, ठीक? अब देखो, इससे पहले देश में 3 स्कीमें चलती थी, ऐसा नहीं है 2018 से पहले शिक्षा नहीं हो रही थी फ्री, 3 स्कीम्स चलती थी, तब ये क्वेश्चन आया था। एक था सर्व शिक्षा अभियान, सुना है तुमने? स्कूल चले हम, ओहो हो, सुना है? वो यही है, सर्व शिक्षा अभियान, जो 8वीं तक के बच्चों को फ्री पढ़ाई देता है, याद है? सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के बाद था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। राष्ट्रीय माध्यमिक लिखना नहीं है, माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको मैं SSA लिख दूं, सर्व शिक्षा अभियान, और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, है ना? और इसके बाद टीचर्स की भी तो ट्रेनिंग कराओगे, टीचर एजुकेशन, जो प्राइमरी टीचर्स होते हैं। ये 3 स्कीम चलती थी, तीनों को जोड़ दिया, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3 को 2018 में जोड़ के बना दिया समग्र शिक्षा अभियान, इसलिए समग्र। कौन किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, प्री स्कूल टू क्लास 12th। Why in news? Because the Tamil Nadu Chief Minister Stalin wrote a letter to the Prime Minister of India asking him to release the funds for what? So that the Samagra Shiksha Abhiyan scheme could be implemented properly in the state of Tamil Nadu. Who is the Chief Minister of Tamil Nadu? Stalin. Samagra Shiksha Abhiyan is which scheme? Centrally sponsored scheme. इस कॉन्टेक्स्ट से ही समझ जाओगे, ऐसे तो क्वेश्चंस निकालेगा। उसने चिट्ठी लिखी, मतलब वो कैसी स्कीम है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। समझ में आया? पक्का? चलो आगे। इसके बाद लिखो ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2024। एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप, ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2024। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस ब्रिक्स याद रखो। क्या है ब्रिक्स? ब्रिटेन। तुमको हम बहुत बड़ी चॉकलेट देंगे। ब्रिक्स, देखो मैंने तुमको एक बार याद करो अच्छे से बताया था कि जो पिछली सेंचुरी थी 20th सेंचुरी, वो किसकी थी? अमेरिका और ब्रिटेन जैसे कंट्रीज की, फ्रांस की। इसके बाद 2002 में एक बंदा आया नील ओब्राइन,
नील ओ ब्राइन। नील ओ ब्राइन ने बताया कि द 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू 4 कंट्रीज। वाई फोर, हाँ ब्रेक, वाई 4 कंट्रीज? बिकॉज चाइना एंड इंडिया वर अ ह्यूज मार्केट। किसी भी बिजनेस चलाने के लिए मार्केट चाहिए, इनके पास था। चीप लेबर इनके पास था। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, यही 4 चीजें चाहिए। चाइना और इंडिया के पास लैंड भी था, सस्ती लेबर भी थी, है ना। कैपिटल के लिए इन्होंने बोला कि एक कंट्री ब्राजील है और एक कंट्री रशिया। इनके पास नेचुरल रिसोर्सेज है। ब्राजील के पास दुनिया के सबसे बड़े जंगल है, जंगल में ही तो लकड़ी मिलेगी, जंगल में ही तो तुमको रिसोर्सेज मिलेंगे। रशिया के पास इतना सारा ऑयल एंड गैस है। तो इसने बोला ये जो 21st सेंचुरी है ये 4 कंट्रीज की है। दस नीलो ब्राइम कॉइंड द टर्म ब्रिक। 2002 से ब्रिक चलता रहा। इन्होंने सोचा कि यार इसमें ऐसा करते हैं, साउथ अफ्रीका को ऐड कर लेते हैं तो पूरा अफ्रीका का भी रिप्रेजेंटेशन हमारा हो जाएगा। तो इन्होंने 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका और ऐड कर लिया। इसलिए क्या कहलाया? ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। रिसेंटली इसमें 6 कंट्रीज और ऐड की गई है, वो मैंने पढ़ाया था। 6 कंट्रीज कौन सी है ये तुम्हारा होमवर्क है, और ये मुझे बताएगा नेक्स्ट क्लास में उमाम। ठीक, तुम पूरा ब्रिक्स एक्सप्लेन करोगे और 6 कंट्रीज बताओगे, मैं वहां बैठूंगा। और तुमको मैंने होमवर्क दे ही दिया है, चलो आगे। और इस पे अब जो मैं बता रहा हूँ उस पे मार्क करो और उस पे देखना क्वेश्चन आएगा। लिखो बेपी कोलंबोज, बेपी बेपी कोलंबो मिशन। सन के पास सबसे पास नजदीक प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पारा। पारा ही तो बोलते हैं। हाँ, पारा हाई हो गया। ये वो थर्मोमीटर को मरकरी होती ना उसमें, तो बोलते पारा हाई हो गया है। बेपी कोलंबो, वो गाना भी तो बताती है, पारा इतना हाई हुआ कि थर्मामीटर टूट गया। लिखो बेपी कोलंबो मिशन। बेपी कोलंबो मिशन क्या है? इसमें हम मरकरी के साउथ पोल पे जा रहे हैं। किसके साउथ पोल पे? नहीं बताएंगे कौन जा रहा है, इंडिया जा पाएगा? अभी चलो तो आगे लिखो। इट वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 2018। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लोर मरकुरी। मरकरी बिकॉज, वाई मरकरी? बिकॉज इट इज क्लोजेस्ट टू सन। अब देखो ये मिशन किसका है इंपॉर्टेंट। एक तो इसमें काम कर रही है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक। और इसमें काम कर रही है जाक्सा। जाक्सा क्या है? जापान की स्पेस एजेंसी। तो यूरोप प्लस जापान। समझ में आया? पक्का। और ऐसा भी नहीं इंडिया जा नहीं सकता है, पर इंडिया करता ही है, जाएगा ही। पर अभी इंडिया किस पे ध्यान देगा? समुद्रयान, चंद्रयान, ऑलरेडी इतना कुछ तो कर ही रहे हैं। और फिर सारा पैसा स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगा देंगे तो फिर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में खाना कैसे दोगे? 80 करोड़ लोग को राशन भी तो देना है। और फिर वो 6 रुपए GB इंटरनेट तो चल ही रहा है। सबसे बड़ी सच में। अब देखो एक तुम लोगों को इंटरेस्टिंग चीज पढ़ाते हैं, चले? ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। ये सच में इस पे क्वेश्चन आ सकता है। चले, अब इसके बाद लिखो इंडिया साइज इनिशिएटिव। उमाम तुमको मजा आएगा इसमें। लिखो इंडिया साइज इनिशिएटिव। अभी जूते लेने जाते हो तो उसमें क्या लिखा होता है? अमेजोन में जूते ऑर्डर करते हो तो क्या लिखा होता है जब तुमको शू का साइज देखना होता है? यूके, यूएस, ऐसे लिखा होता है? बताओ देव। शूज लेने जाते हो तो ऐसे तो लिखा होता है। इंडिया लिखा दिखता है तुमको? अब इंडिया कह रहा है हम इस पे काम करेंगे। इंडिया पे इतनी रिसर्च ही नहीं हुई इंडिया के मार्केट में। क्यों? इंडिया का मार्केट इतना कमर्शलाइज था ही नहीं। तो तुम जितने वेस्टर्न ब्रांड्स पहनते हो, जैसे लेवाइस पहन लिया, या ये ब्लैकबेरी वगैरह तो सब इधर ही का है, लू फिलिप इधर ही का है। पर जैसे वेस्टर्न ब्रांड्स हैं वो जो अपने कपड़ों के साइज और शूज के साइज बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर पीपल बनाते हैं। कि यूएस में
अगर कोई 42 पहन रहा है तो उसका क्या साइज होना चाहिए, 44 पहन रहा है तो क्या होना चाहिए, यूके में अगर 9 नंबर का जूता पहन रहा है तो कैसे साइज होना चाहिए। तो अभी हम इस पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है हम अपना साइज बनाएंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन पीपल, इंडिया साइज। समझ में आ रहा है? कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है? गिरिराज सिंह, लिख लो। साइज प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। एग्जाम में नहीं पूछेगा बट तुमको फिर भी पता होना चाहिए। 1-2 साल के अंदर तुम देखना है अमेजोन फ्लिपकार्ट पे तुमको इंडिया, वहां पे इंडिया भी दिखने लगेगा। दिखने लग जाए तो समझ जाना ये स्कीम इम्प्लीमेंट होके फुलफिल हो गई। आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, चाइना तो है ही वहाँ पे, बस चाइना हम लोग ही नहीं यूज करते। चाइना के पास अपना खुद का साइज है। समझ में आ रहा है? चाइना के पास तो खुद का अपना साइज है ही। अरे भाई, चाइना के पास अपनी खुद की फेसबुक है, चाइना के पास अपना खुद का व्हाट्सएप है, चाइना के पास अपना खुद का गूगल है। तो ये तो कितनी छोटी चीज है। वो बाइडू यूज करते हैं, व्हाट्सएप की जगह वीचैट यूज करते हैं, कुछ यूज नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं? देखो, एक चीज होती है डेटा लोकलाइजेशन। हाँ, मैं अभी माइक के बाद तुमको एक चीज बताऊंगा। देखो, एक चीज होती है डेटा। मान लो तुम कहीं पे गए, अब तुम क्लैट क्लैट पढ़ रहे हो मान लो, या सीवीटी पढ़ रहे हो, या मान लो कुछ भी पढ़ रहे हो, 12th पढ़ रहे हो। तो अब किसी को तुम्हारी ये इन्फॉर्मेशन है। अब मान लो पब्लिशर हूँ, तो अब मुझे बुक्स बेचनी है, अपनी क्लास 12th की बुक्स है मेरी। तो अगर मुझे ये टारगेटेड डेटा मिल जाएगा तो ज्यादा बढ़िया है। मैं सबको बताऊं उससे बेटर है मुझे टारगेटेड मिल जाए। या मान लो मेरी शू कंपनी, मुझे ये डेटा अगर मिल जाएगी कौन कौन लोग शू खरीदने में इंटरेस्टेड है, तो भले को मेरा ऐड महंगा हो जाए बट फिर भी मैं वो लीड लेना चाहूंगा ना। और मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, मुझे तो अब, क्योंकि देखो मैं तो धीरे धीरे ये चीज़ें सीख ही रहा हूँ, है ना। वो तुम, क्योंकि मुझे ज़रूरत भी है अभी इस टाइम पे। लखनऊ का एक बच्चा जो क्लास 12th में पढ़ता है, तुम लोगों से देखो मैं कुछ हाइड नहीं करता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो ग्रोइंग विद यू पीपल। एक बच्चे का लीड बताओ कितने रुपए में मिल रहा होगा? फोन नंबर, उसके फादर नंबर, पेरेंट्स का नंबर, पेरेंट का नाम, उसका रेसिडेंस, कितने में मिल रहा होगा? समझो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। ये सब कोई बताएगा नहीं, लेकिन ठीक है अभी चलो, 12th का स्टूडेंट है, लखनऊ में रहता है, अभी 12th में है। ही विल गिव हिज बोर्ड एग्जाम्स इन मार्च 25। इस बंदे का डेटा बताओ कितने में मिल रहा होगा? और डेटा में क्या क्या, इसका नेम, पेरेंट्स नेम, एड्रेस, इसकी जीमेल, इसका फ़ोन नंबर, और इसकी वापस पुरानी स्कूलिंग हिस्ट्री, कितने में मिल रही होगी एक बच्चे की? एक बच्चे की। और वो बच्चा लामाटीने या डीपीएस इस टाइप सब सब स्कूलों का है। मतलब वो डेटा बांटते वक्त ये डिस्टिंक्शन नहीं करते कि ये इस स्कूल का है वो तो महंगा है, उस स्कूल का, सब उसके लिए सब बराबर। तो कितने का मिल रहा होगा बताओ अभी एक बच्चे का इतना डेटा? 3 रुपए, 3000 रुपए पे 1000 बच्चों का डेटा मिलता है। ये लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं। और तुम अगर लार्ज स्केल पे करो, जो बड़े एडटेक्स हैं वो लार्ज स्केल पे करते होंगे, तो ये लीड चली जाती है लगभग 0.3 पैसे पे। क्योंकि तुम लीड लोगे 1000, 2000, 3000, 5000, अब तुम उससे लीड लो 2 लाख, 1 लाख, 3 लाख, तो ये 3 पैसे की पड़ती है। तो मतलब तुम्हारा इतना सारा डेटा इतने रुपए में मिल जाता है। तुम्हारा पेरेंट्स नेम, तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा फ़ोन नंबर, तुम कहाँ रहते हो, तुम पहले कहाँ पढ़े हो, ये 3 रुपए में मिलता है अभी। अब तुम देखो, समझो। अब तुम चलो सुन लो, अब जैसे मान लो किसी को 12th क्लास के कोर्सेज ही टारगेट करने हैं, तो वो हर जगह एडवर्टीजमेंट करने से बेटर नहीं है कि इन 3000 लोगों पे फोकस करे? खुद सोचो। सबको एडवर्टाइज करने से बेटर है उसको एडवर्टाइज करो ना जो तुम्हारा पोटेंशियल कस्टमर है।
तुम शर्ट्स बना रहे हो, अब तुम औरतों को ऐड दिखा के क्या मिलेगा तुमको? अगर मेल शर्ट बना रहे हो, या तुम डिओड्रेंट मान लो बेचते हो, तो 50-60 साल के आदमी को क्या डिओड्रेंट बेचोगे? तो तुमको चाहिए ना 18 से 30 साल का लड़का। तो ये डेटा बिकता है। अभी डेटा तुम बोलोगे इनके पास आता कहाँ है, जो तुम इतने सारे साइट्स चलाते रहते हो, ये जो इतने ऐप डाउनलोड करते हो, उसमें क्या पूछता है? परमिशन लेता है? तुम ओके करके ऐप इंस्टॉल करते हो, वो कहाँ जाता है? हाँ, कुकीज। तुम, और ये डेटा, ये तो मैं ये महंगा डेटा बता रहा हूँ। अभी तुम उनसे डेटा मांगो जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, स्विगी जोमेटो, कौन कौन ऑर्डर करता है, तो ये 20-25 पैसे का मिल जाता है डेटा एक आदमी का। जिसने अभी, तुम अभी डेटा लेना चाहो कि पिछले 24 घंटे में लखनऊ में किस किस ने जोमेटो या स्विगी किया है, तो तुमको डेटा मिल जाएगा। ये डेटा बिकता है। तभी तो निर्मला सीतारमण 2018 में उसने, निर्मला सीतारमण जी ने बोला था क्या? डेटा इज द न्यू ऑयल। 20th सेंचुरी की सारी लड़ाइयाँ किस पे हुई थी? ऑयल पे। क्योंकि ऑयल से फैक्ट्री चलती थी, जिस पे जितना ऑयल वो उतना अच्छा चलाएगा। अभी सारा लड़ाई किसका है? डेटा। तभी तुमको मैं 4 बार बता चुका हूँ, जियो को पढ़ो ऐसे। जियो को अभी मिरर इमेज में पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? ऑयल। अंबानी जी का किस चीज का बिजनेस था? अंबानी जी किस में आ गए? जियो ऐसे ही क्यों लिखा, और जियो ही नाम क्यों रखा? ऑयल। बिकॉज ही ऑल्सो नोज डेटा इज द न्यू ऑयल। अभी लड़ाई किस चीज की है? डेटा की। तुम कभी भी जियो को शीशे में पढ़ के देखो, ऐसे लिखा है जियो। ऑयल। समझ में आया? ये चीज चाइना को भी पता है। अब हमारा सबसे ज्यादा डेटा कलेक्टर कौन है? गाफा कंपनीज। गाफा मतलब गूगल, amazon, फेसबुक, एप्पल। चाइना चारों ही नहीं चलाता। फॉर amazon दे हैव अलीबाबा, फॉर फेसबुक दे हैव वी चैट, फॉर एप्पल उनका खुद के इतने सारी डिवाइस चलते हैं, गूगल की जगह चलाते हैं बाइडू। वो चारों ही कंपनीज नहीं चलाते। तभी पिछले डायरेक्टली बोला था कि कंट्री को तुम कहते हो सोवरेन है, मतलब हम पे कोई राज नहीं कर रहा है, पर इनडायरेक्टली कर रहे हैं। कौन? चल। हाँ, आज तक तुमसे किसी ने पैसे लिए हैं? तो गूगल चल। उसके बाद डेटा कितना है बल्क में? गूगल एड्स चला। गूगल तो बहुत कुछ है। जाओ लड़ो जाके। और इलीगल क्या है? वो तुमसे पूछता है, ऐप परमिशन लेता है, तब तो तुम टनाटन यस यस मारते हो जल्दी जल्दी, कि जल्दी पहुंचूं। आगे चलो। वो तुम कभी सोचते हो कि इस चीज को एक्सेप्ट करूं, इस चीज को एक्सेप्ट ना करूं? तुम बताओ। जब तुमको कुछ डाउनलोड करना होता है, तब कभी सोचते हो लीगल जगह से ही करूं? तब तो तुम तुरंत टेलीग्राम उठाया, ये उठाया, और बस कट 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 कट। तो बस यही होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारा डेटा भी 3 रुपए में मिल रहा होगा यहीं कहीं आसपास, पक्का मिल रहा होगा। आगे लिखो। लिखो प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री मत्स्य मत्स्य संपदा योजना। भाई मैंने बॉट लगा लिया है, भाई मैंने ये कर लिया है, मैं फ्री में टॉरेंट से ले आया। तो यही होगा तुम्हारे साथ। फ्री कुछ नहीं होता है दुनिया में, कुछ फ्री होता है? तुम बताओ। प्रधानमंत्री दे, दे, एक 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 कहावत है ना, देर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। फ्री तो कुछ नहीं होता है। फ्री तो कुछ होता ही नहीं है। गूगल ने आज तक तुमसे किसी चीज के पैसे मांगे? गूगल कैसे कमाता है? तो डेटा या रैंकिंग। अब तुम्हारा रेस्टोरेंट खुला हुआ है, रेस्टोरेंट 50 खुले हुए हैं, गूगल तुमसे बोलेगा मेरे पास लोग सर्च करने आते हैं बेस्ट रेस्टोरेंट इन द वर्ल्ड, या बेस्ट रेस्टोरेंट इन लखनऊ, तो तुमसे पैसे लेगा इस चीज के।
तुमको ऊपर रैंकिंग करा देगा। इसको बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके पैसे लेता है गूगल। वो तुम्हारी रैंकिंग ऊपर डाल देगा, इसकी रैंकिंग नीचे आ जाएगी। जैसे तुम सर्च करो बेस्ट सिनेमा हॉल इन लखनऊ, तो जो पैसे ज़्यादा दे रहा होगा गूगल उसको ऊपर दिखा रहा होगा, उसके पास ज़्यादा लीड्स आएंगी। समझ में आ रहा है? गूगल ऐसे ही कमाता है, फेसबुक ऐसे ही कमाता है। फेसबुक ने आज तक तुमसे एक चीज़ का पैसा लिया? कोई पैसा नहीं लेता। कहाँ लेता है? व्हाट्सएप आज तक पैसा लिया है? नहीं। जीमेल आज तक पैसा नहीं लिया है। क्योंकि तुम खुद प्रोडक्ट हो, तुम ही तो बिक रहे हो। देखो अभी तुमने कई बार अभी देखा होगा, ये तो बहुत अब रेलिवेंट भी हो गया ये। इंडिया 3 तरीके का है। एक इंडिया जो है जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमाता है महीने का, वो कितने हैं इंडियंस ऐसे बताओ? हार्डली 2-3%। 2-3 करोड़, 10 करोड़ मान लो, 20 करोड़ लोग ऐसे मान लो। ठीक। फिर इसके बाद एक इंडिया है जो 4 लाख की रेंज में कमाता है, वो भी कितना है? लगभग 20 करोड़। बाकी 100 करोड़ कौन है जो इससे कम कमा रहा है? तो उसको कंपनी क्या बेचेगी? टाइम। उसका टाइम ले लेती है, इससे पैसे कमा लेती है, इससे पैसे कमा लेती है, इससे टाइम ले लेती है। टाइम ही लेती है। और क्या लेती है? तुम्हारा फेसबुक तुमसे कुछ तुम्हें दिया तक? फेसबुक ने एक गर्लफ्रेंड दी तुमको? तुम बताओ। लेकिन रोज टाइम लेती है। और 6 रुपए का जीव चल ही रहा है, 1 GB। आगे लिखो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य, मत्स्य मतलब हाँ मच्छी। मत्स्य मतलब मछली। न्यूज में क्यों है? इट कंप्लीट्स इज 4 years। कौन सी मिनिस्ट्री आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मॉस्पी। हाँ। तुमने इस पे कितना टाइम स्पेंड किया? बस, तो फिर इतनी बड़ा लोड ही नहीं, अभी देख लेंगे। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी। अभी तुमसे इसका टारगेट नहीं पूछेगा, बस तुम ये याद रखो, वर्ल्ड में फिश प्रोडक्शन में रैंक 1 पे कौन है? चाइना। रैंक 2 पे कौन है? इंडिया। एक हेडिंग बनाओ, कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया। तुम कह रहे थे। अब उसमें एग्जाम के लिए क्या क्या, कॉपर प्रोडक्शन इन इंडिया। कॉपर, कॉपर वायर। कॉपर में रैंक 1 पे लिखो कौन है? राजस्थान। फॉलोड बाय झारखंड। राजस्थान देन झारखंड। इसके बाद एक लाइन लिख लो, खेतरी। खेतरी इन झुंझुनू। झुंझुनू मालूम है किसी को? खेतरी इन झुंझुनू। झुंझुनू, हाँ, झुंझुनू राजस्थान हैज द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन इंडिया। हैज द लार्जेस्ट कॉपर माइन इन इंडिया। गंदा समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? कॉपर रिजर्व सबसे ज्यादा कहाँ है? राजस्थान में। रैंक 2 पे कौन सा है? झारखंड। राजस्थान में एक जिला है झुंझुनू। झुंझुनू, उसमें एक माइन है खेतरी माइंस। वहां पे सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं किसके? कॉपर के। कॉपर के। आगे चले, आगे लिखो। रिलैक्सेशन इन नॉर्म्स ऑफ, रिलैक्सेशन इन नॉर्म्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना।
अभी ये रिलैक्सेशन हमें याद नहीं करना है, बस इतना हुआ है, इन्होंने अभी बोला है जिनके पास मोटरसाइकिल होगी उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना में फ्री मकान देंगे। तुम बस एक चीज याद रखो, एक स्कीम थी प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि बाय द एंड ऑफ 2022 देयर शैल बी हाउसिंग फॉर ऑल। हुआ ऐसा? नहीं। बस ये याद रखना है कि ये गवर्नमेंट का विच वाज नॉट फुलफिल्ड। आज कुछ स्लो चल रहा है ना? हाँ। इसके बाद लिखो 5 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। 5 years of 5 years of प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। किसान मानधन, मानधन, मान मतलब सम्मान, मान सम्मान। ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, हैं? उर्दू आती है पक्का? फाद का मतलब बताओ, फाद। कोई बात नहीं, हमें भी लग रहा है। लिखो 5 लेपर्ड। जाके पूछ लेना घर में किसी से। 5 सक्सेसफुल ईयर्स ऑफ प्रधानमंत्री किसान, तभी तो कह रहा हूं तुमको चॉकलेट रोल मैं ही खिलाऊंगा। 5 years ऑफ किसान मानधन 5 years ऑफ किसान मानधन योजना। देखो कोई हो तो किसी को बताना भी। अगर तुम 18 से 40 साल के बीच के हो, ठीक, तो तुम हर महीने सरकार को 55 रुपए प्रीमियम दो। तुम छोटे किसान हो, बड़े किसान हो, कैसे भी किसान हो, ये सरकार की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें तुमको 55 रुपए हर महीने देना है। 18 से, ये तो कब तक देना है? 60 साल की उम्र के बाद सरकार तुमको हर महीने 3,000 रुपए देगी। तो डील खराब तो है नहीं, 55 ही तो देना है, बदले में कितना? 55 हर महीने। तो सरकार भी तो हर महीने 3,000 दे रही है, तुम 55 रुपए दो, वो तुमको 3,000 रुपए देगी। तुमको देना है 18 से 40 के तुम होने चाहिए बस। इस बीच में हो, जब तक 60 के नहीं हो जाते तब तक देते रहो हर महीने। अब तुम्हारे आसपास कोई हो जान पहचान का, उसके लिए तुम ही देते रहो 55 रुपए। हाँ और क्या, तभी तो मैंने बोला था ब्यूरोक्रेसी इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। स्कीम बन गई। हाँ वो तो कोई भी आईएएस तो वही रहेंगे, वो चलती रहती है, मंत्री आता है थोड़ा बहुत चेंज, बस स्कीम का नाम बदल देते हैं। थोड़ा बहुत करना होता है तो झंडा बदल देंगे, कलर बदल देंगे। कांग्रेस आएगी तो हाथ लग जाएगा, बीजेपी आएगी तो कमल लग जाएगा, स्कीम वही रहती है। इतना नॉलेज कहाँ होता है, इतना कहाँ नॉलेज होता है नेताजी को इतना नॉलेज? उनको वोट, उनको वो लेकिन आता है सोशल डायनेमिक की, कैसे चुनाव जीतना है। लिखो 18 से 40 किसान मानधन, तुमको बेवकूफ बना दिया उसने, पीछे चले गए। वो चला गया ना, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री किसान किसान मानधन योजना। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और देखो ट्रायंगल जैसा कुछ होता नहीं है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, एज 40, यू पे अ प्रीमियम ऑफ ₹55। भाई मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, अब तुम क्लास में करोगे तो बोलूंगा ही, मुंह में उंगली। अब तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो। 5, और रिटर्न में क्या मिलता है? 3,000। आगे लिखो, इसके 5 years हो गए।
फिर इसके बाद लिखो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हाँ, जन आरोग्य समझते हो भाई, स्कीम्स आती है एग्जाम में। जन आरोग्य योजना, इसमें क्या मिलता है? 5 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। सुना होगा, नहीं सुना है? किसी भी फैमिली को बिलोंग कर, बीपीएल फैमिली होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, बीपीएल फैमिली बिलोंग करने चाहिए। और कितने लाख रुपए तक गवर्नमेंट फ्री इलाज कराती है? 5 लाख तक। फैमिली साइज क्या है? नो लिमिट। लेकिन आदमी एक में साढ़े पाँच आदमी। अब ये तुम्हें मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ? गवर्नमेंट ने अभी क्या किया है, स्कीम चेंज कर दिया है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि तुम 70 साल से ऊपर के हो तो तुम पे एक तो ये भी चीज नहीं लगेगी, तुम चाहे अंबानी हो तुम इसमें इलाज करा लोगे, बस 70 से ऊपर होने चाहिए, मोदी जी से बूढ़े होने चाहिए। समझ में आ रहा है? और दूसरा, फैमिली में एक आदमी अवेल कर सकता है, उसके बाद भी कर लोगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो, अभी जो स्कीम है वो कहती है तुम बीपीएल होने चाहिए, पॉवर्टी लाइन। पहला, तुमको 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा, पर घर में किसी एक ही आदमी को मिलेगा साल में। समझ में आ रहा है? जैसे मम्मी ने क्लेम कर लिया तो पापा नहीं ले सकते अब इसमें। बट अब मोदी जी क्या कह रहे हैं कि 70 प्लस हो तुम तो यू मे नॉट अ बीपीएल इवन, सो यू आर अवेलेबल फॉर पीएम जन आरोग्य योजना, फर्स्टली। सेकेंडली, फैमिली साइज वाली चीज नहीं है। अगर 72 साल के दादाजी ने यूज कर लिया है तब भी फैमिली के पास एक कूपन रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, तुम बस ये स्कीम याद रखो, तुम वो 70 साल वाली चीज याद रखो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा क्यों रहा हूँ। अभी मोदी जी की बर्थडे थी, कब थी? आज है कि कल? नहीं बताऊंगा, आज मोदी जी और बहुत कुछ करेंगे। आगे लिखो। हाँ, अच्छा बताओ, बिग कैट क्या होता है? बिग कैट, बिग कैट्स के लिए इंडिया हेडक्वार्टर बन रहा है, पूरी दुनिया की बिग कैट्स। बिग कैट्स देखो कौन कौन सी होती हैं, इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। बिग कैट्स, न्यूज लिखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। देखो, 1973 में इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू लॉन्च अ प्रोजेक्ट फॉर टाइगर्स। द प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट टाइगर। 2023 में कितने साल हो गए? 50। तो मैसूर नाम की एक जगह है, कहाँ पे? कर्नाटक में। मैसूर में मोदी जी थे। मोदी जी ने कहा कि इंडिया पहला देश था जिसने टाइगर्स के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया। आज उसके 50 साल होने जा रहे हैं। अब सिंस 50 साल होने जा रहे हैं तो मैं एक घोषणा और करता हूँ। क्या घोषणा करता हूँ? कि मैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा और उसके लिए 150 करोड़ दूंगा। ये 150 करोड़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उन्होंने बोला कि ये बनाओ और उसमें हम जितनी बिग कैट्स हैं उन सब की प्रिजर्वेशन का काम करेंगे। समझ में आ रहा है? पक्का? नहीं समझ में आ रहा है? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ टाइगर्स को बचाने के लिए। 2023 में उसके 50 साल पूरे हुए। 50 साल में इंडिया ने टाइगर्स बढ़ाए भी, अब इंडिया में 4000 से ज़्यादा टाइगर हैं। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो 100 200 250 बचे थे। तो हमने टाइगर्स को सक्सेसफुली बचाया। तो पूरी दुनिया हमें इस चीज़ के लिए देखती है। इंडिया पूरी दुनिया में फेमस हुआ इस चीज़ के लिए कि तो कैसे हमने टाइगर्स की पॉपुलेशन वापस बढ़ा ली। तो मोदी जी ने बोला 50 साल हो गए तो मैं एक और ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करूंगा, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जो काम हमने टाइगर्स के लिए किया है वो मैं सारी बिग कैट्स के लिए करना चाहता हूँ। बिग कैट्स अलायंस बनाया। न्यूज़ ये है कि वो 150 करोड़ पास हो गए, वो तुम्हें नहीं पढ़ना। बट तुम्हें क्या पता होना चाहिए? प्रोजेक्ट टाइगर और इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस।
तो तुमसे पूछ सकता है बिग कैट होती कौन कौन सी है, लिखो। टाइगर, लायन। टाइगर होती बिग कैट, बताओ। लायन, प्यूमा, लेपर्ड, बोलो। स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड अच्छे से समझाया था एक बार। जैगुआर, कितने हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। एक और बच रहा है, चीता। चीता चीता चीता। टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड चीता। पैंथर हमको लगता है एक ही आध कहीं दिखा होगा इंडिया में, पता नहीं, हम देख लेंगे, हमने इतना ध्यान नहीं दिया पैंथर क्यों नहीं है। चीता। अब देखो देखो इंडिया में क्या, हाँ, इंडिया में देखो, टाइगर मिलता है, लायन मिलता है, लेपर्ड मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है, चीता भी मिलता है। चीता हम बाहर से लाए हैं, अफ्रीका से, बताया है ना। चीता, चीता चीता रीइंट्रोडक्शन, बाहर से चीता लाएंगे अफ्रीका से। एशियन चीता खत्म हो गया है, बताया ना, बताया ना। ठीक। तो चीता, हमारे पास सिर्फ जैगुआर नहीं और प्यूमा नहीं है। तो 5 आउट ऑफ 7 बिग कैट्स इंडिया हैज। तो इंडिया खुद से ओनर्स ले रहा है, किसको बचाने का? बिग कैट्स। हाँ, बचाने का फायदा देखो, एक बार समझाया भी हुआ है। ये घास, घास को कौन खाएगा? डियर। डियर को कौन खाएगा? मैं कह रहा हूँ वुल्फ। और वुल्फ को कौन खाएगा? टाइगर, लायन। अब अगर ये खत्म हो जाएंगे तो ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाएंगे, और ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो डियर खत्म हो जाएंगे। और घोड़ा घास से दोस्ती करेगा नहीं, तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो ये इसको ग्रेज नहीं करेंगे, चरेंगे नहीं, जब चरेंगे नहीं तो नहीं आएगी नहीं। समझो बात को, ये घास बड़ी होती है, तो जब एक लिमिट तक बड़ी होती है डियर खा जाता है, फिर बड़ी हो जाती है। अब जब डियर ही नहीं बचेंगे तो ये घास कितनी बड़ी होती चली जाएगी, और फिर अगर डियर डियर खत्म होंगे तो फिर ये ज्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, चेन बिगड़ जाएगी। अगर ये हेल्दी रहेगा, इसीलिए इसको फ्लैगशिप स्पीसी बोलते हैं, फ्लैगशिप स्पीसी। अब तुम सोचो, अगर लायन हेल्दी है, तुम ये पूरी ड्रामा करने से बेटर है तुम किसी नेशनल पार्क गए, तुमसे कहा नेशनल पार्क की हेल्थ देख के आइए। अब ये पूरा ड्रामा देखने से बेटर है देख लोगे लायन कितने हैं। अगर तुमने देखा अच्छा 50 लायंस हैं, तो मतलब अगर लायन 50 है तो सफिशियंट वुल्फ भी है, तभी तो ये 50 अपना पेट भर रहे हैं। और सफिशियंट वुल्फ तभी होंगे जब सफिशियंट डियर होंगे, और सफिशियंट डियर कब होंगे? जब सफिशियंट घास होगी। तो तुम ये पूरा पूरा ड्रामा देखने से अच्छा लायन देख लो। अगर लायन हेल्दी है तो मतलब उसको खाने को मिल रहा है, खाने को मिल रहा है मतलब उसको बराबर वुल्फ वुल्फ मिल रहे हैं, बराबर वुल्फ वुल्फ है तो बराबर वुल्फ को बराबर डियर मिल रहा है, और बराबर डियर पैदा हो रहे हैं तो डियर्स को बराबर घास मिल रही है, सारा इकोसिस्टम मेंटेन्ड है। अब इसमें से इसको हटा के देख लो। मैंने वुल्फ वैसे तुम्हें समझाने के लिए एक्स्ट्रा डाल दिया, बट मुझे यहाँ लायन डालना था। अब तुम समझो यहाँ सिर्फ लायन होता है ना। अब लायन अगर हेल्दी नहीं है मतलब उसके पास डियर नहीं है, तो डियर कम है तो फिर घास एक्स्ट्रा है, इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ जाता है। इसीलिए किस 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 पे ध्यान दिया जाता है? फ्लैगशिप स्पीसी पे। इसलिए तुम देखो जैसे एप्पल अभी 16 लॉन्च करेगा, तो एप्पल का वो फ्लैगशिप फोन है। सैमसंग के कितने फोन आते हैं, पर S23 अल्ट्रा जो भी चल रहा है उनका टॉप पे फोन, वो उनका फ्लैगशिप फोन होता है। फ्लैगशिप मतलब सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट जिसको वो दिखाते हैं। जैसे चेन्नई सुपर किंग्स में फ्लैगशिप प्लेयर कौन है? MS धोनी। तो जो ये बिग कैट्स होती हैं ये फ्लैगशिप एनिमल्स होते हैं, इनको देख लो तो इससे तुमको पूरा इकोसिस्टम की औकात पता चल जाएगी। अगर ये हेल्दी है तो सब हेल्दी हैं, और अगर ये हेल्दी नहीं है तो मामला दिक्कत में है। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैंने बताया था स्नो लेपर्ड है। अगर स्नो लेपर्ड हेल्दी है, बढ़िया खुश दिख रहा है, मतलब स्नो लेपर्ड को बढ़िया चीज़ें मिल रही हैं। अगर उसको बढ़िया चीज़ें मिल रही तो उसको भी मिल रही है। समझ में आ रहा है? चलें आगे, आगे चलो।
यूपी टू स्टैब्लिश, ये भी आ सकता है, यूपी टू स्टैब्लिश वर्ल्ड। किसी को कोई थक रहा है? यूपी टू स्टैब्लिश। अच्छा मुझे एक बात बता दो, अगर तुम्हारे अंदर 6 7 8 घंटे बैठने का दम हो तो मैं कर लूँ। मैं एक रिवीजन कराऊंगा तुमको लगभग ऐसे, मान के चलो जनवरी फरवरी से लेके अगस्त तक का। मैं या तो रिकॉर्ड करके दे दूँ, क्योंकि मैं तो एक टेक में ही करता हूँ, मुझसे हो नहीं पाता है। अगर तुम्हारे खुद बैठने का दम है तो बैठ लो आके, और अगर नहीं दम है तो मैं रिकॉर्ड करके दे दूँ। तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारा मन है तो बैठ लो, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग दूंगा। अब वो उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है ना। अब मुझे कैसे पता कितनी देर में खत्म होगा? 6 7 8 9 घंटे जो भी लगे। लिखो यूपी टू स्टैब्लिश, यूपी टू स्टैब्लिश, और करूंगा मैं एक ही दिन में। यूपी टू स्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर। यूपी, उत्तर प्रदेश, टू स्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर। एक टाइप ऑफ वल्चर होती है। गिद्ध, गिद्ध, गिद्ध। अच्छा बताओ ईगल को क्या बोलते हैं उर्दू में? उर्दू में, उर्दू में शाहीन। हाँ। फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन। शाहीन नाम की कौन है? अच्छा अच्छा, फर्स्ट एशियन वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर इन महाराजगंज। सॉरी, यूपी टू एस्टैब्लिश वर्ल्ड फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन, लिख लिया यहाँ तक, एंड ब्रीडिंग सेंटर इन महाराजगंज। महाराजगंज सुना है? महाराजगंज का एक है स्टूडेंट ना वो, शायद, है ना कोई है? अब वो आया नहीं महाराजगंज में। हाँ महाराजगंज, वो आया रहता तो उसको बताते, फिर उससे पूछते कहाँ खुल रहा है, अगली बार जाना। अच्छा उसको बोलना, वो अगली बार जाएगा तो बताएगा कहाँ बन रहा है, फोटो वोटो खींच के लाएगा और उसको सबको दिखानी पड़ेगी। अब देखो ये क्या हो रहा है। वल्चर टाइप की होती है, वल्चर बहुत टाइप की होती है। जो ये एशियन किंग वल्चर है ना, ये एंडेमिक टू इंडिया है। ये एक एक वर्ड सुनना, तुमको आगे लाइफ में भी काम आएगा। एंडेमिक टू इंडिया है। एंडेमिक टू इंडिया मतलब सिर्फ इंडिया में ही पाई जाती है। अगर किसी एनिमल के आगे लिखा एंडेमिक तो तुरंत समझ जाओ ये सिर्फ वहीं मिलेगा। ठीक। तो ये वाली जो वल्चर है इसकी गर्दन लाल होती है। ये वाली वल्चर सिर्फ इंडिया में मिलती है। अब सिर्फ इंडिया में मिलती है तो इसको प्रिजर्व करना जरूरी है। अब तुम बोलोगे वल्चर को प्रिजर्व करना क्यों जरूरी है, तुमको वल्चर दिखती है आसपास? अब देखो वल्चर के साथ प्रॉब्लम क्या हुई। तुम अपने पेरेंट्स से पूछना, उस टाइम पे बहुत बहुत सारी वल्चर्स दिखती थी नॉर्मली। तुम बचपन याद करो, वल्चर बहुत नॉर्मल होती थी। गांव चले जाओगे वल्चर दिख जाएगी, शहर में वल्चर नहीं दिखती। क्यों? देखो, एक दवाई है डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक यूज होती थी जो तुम्हारी कैटल्स होती हैं। कैटल्स मतलब मवेशी, मवेशी मतलब गाय, भैंस, अब जो भी है, मवेशी, मवेशी मतलब कैटल्स। कैटल्स को जब फीवर आता है तो उनकी डाइक्लोफेनाक नाम की, ठीक, वो डाइक्लोफेनाक खाती है ना। तो बायोलॉजी में एक प्रोसेस होता है, अगर कोई बायो का स्टूडेंट है तो बताओ, बायो एक्यूमुलेशन। बताओ बायो एक्यूमुलेशन होता है? कोई बताओ, तुम बताओ बायो एक्यूमुलेशन होता है? बायो एक्यूमुलेशन मतलब मैंने खाया फिर तुम्हारे पास आ गया, है ना? अगर होता है, कोई बताओ। कोई बात नहीं, बायो एक्यूमुलेशन होता है तुमने खाया तो वो मेरे भी आ जाएगा, है ना। और बायो मैग्निफिकेशन कहता है तुम में अगर 10% असर देगा तो मुझ पे उसका 100% असर होगा, होता है। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू जो डाइक्लोफेनाक कैटल के पेट में गया था या बॉडी में गया था, अब जब वो कैटल की डेथ होगी तो सड़ जाएगा, कहीं गिर जाएगा, है ना। अब जब डेथ होगी तो उसको कौन नोचने आएगा? वल्चर। तो अब ये डाइक्लोफेनाक इसके पेट में थी, अब किसके पेट में चली गई? वल्चर। और बाद में जब देखा बहुत वल्चर मर रहे थे तो चेक किया गया कि क्या है, तो हर वल्चर के में से एक चीज कॉमन निकलती थी, डाइक्लोफेनाक।
और डाइक्लोफेनाक की प्रॉपर्टी ये होती है कि कैटल को तो वो बुखार उतार देता है, कैटल पे असर नहीं है उसका। होता है ना, अबे गाय अभी पत्ती खाती है पीपल की तो उसे कुछ होता है? तुम खाओगे, खा पाओगे? तो ऐसे ये डाइक्लोफेनाक जब कैटल पे जा रही थी तो फीवर का असर कम कर दे रही थी, तो इस पे नुकसान नहीं हो रहा था। बट वल्चर अगर डाइक्लोफेनाक खाएगा तो वल्चर की किडनी फेल हो जाती है। तो देखा गया कि वल्चर मर जा रहा है, कैसे मर जा रहा है, सब देखा कि सब तो सबकी किडनी फेल है, किडनी फेल है तो देखा गया सब में क्या कॉमन था, डाइक्लोफेनाक। तो देखा गया कैसे डाइक्लोफेनाक पहुंचा, तो पता चला अच्छा वल्चर्स में कैटल्स को देते हैं डाइक्लोफेनाक, यही वो वल्चर वो कैटल खाती है, तो इस तक क्या पहुंचता है, डाइक्लोफेनाक, इसलिए वल्चर मर जाती है। तो इंडिया में वल्चर की पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई। अब वल्चर क्यों इंपॉर्टेंट है? जो काम उस फूड चेन में लायन कर रहा था, वो जो बर्ड का फूड चेन है उसमें कौन कर रहा है, वल्चर ईगल, पहला। दूसरा, वल्चर कल्चरली बहुत जरूरी है। जो जैसे हमारे में क्या, हिंदूज में क्या होता है, जब आपकी डेथ होती है तो आपको क्या करते हैं, क्रीमेशन में जला देते हैं, है ना। इस्लामिक में क्या करते हैं, क्रिश्चियनिटी में क्या करते हैं, दे बरी यू, दफनाते हैं। पारसीज में क्या करते हैं, पारसी में ओपन फील्ड होती हैं और वहां पे वो डेड बॉडी को छोड़ देते हैं, फिर वल्चर उनको खा जाता है। तो कल्चरली वल्चर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर पारसी कम्युनिटी। वल्चर्स आर ऑल्सो टॉप प्रीडेटर्स एक फूड चेन में। तो वल्चर कम हो रहा था, कल वल्चर कम क्यों हो रहा था, बिकॉज ऑफ डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक वॉज बींग यूज एज अ मेडिसिन फॉर कैटल्स, but through the process of bioaccumulation, these vultures were also having what, diclofenac. their kidney their kidneys were getting failed, hence death of vultures। आदमी पे असर, मैं कहता रहा हूँ हर चीज का असर सब पे थोड़ी होगा। हर चीज का असर सब पे कैसे होगा, गाय पत्तल खा गई, क्या हो गया? समझ में आ रहा? अरे भाई ये डाइक्लोफेनाक इस पे असर नहीं कर रही थी, पर वल्चर पे कर रही थी। अब साइंटिस्ट ने इतना, किसी जिसने डाइक्लोफेनाक दवा बनाई इतना थोड़ी दिमाग लगाया, वो तो जब ये फिनोमेना होने लगा तब देखा गया, तब देखा गया तो डाइक्लोफेनाक बैन हो गई। अब इंडिया में डाइक्लोफेनाक बैन है, डाइक्लोफेनाक नहीं बिकती अब। शेड्यूल एच की मेडिसिन है। शेड्यूल एच क्या होता है, देखो, शेड्यूल का मतलब मैंने तुमको बता रखा है, लीगल लैंग्वेज में लिस्ट। इंडिया में एक लिस्ट है शेड्यूल एच। अगर शेड्यूल एच में कोई दवाई मेंशन्ड है तो वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। जो लड़के बहुत ड्रग व्रग करते हैं उनसे पूछो, शेड्यूल एच, अब वो जो दवा लेते हैं उनको कहाँ मिलेगी, उस फार्मेसी पे मिल जाती है, बट वो तुमसे क्या बोलता है, प्रिस्क्रिप्शन, पर्चा लाओ, वो देखो, पर्चा लाओ। अब पर्चा पर्चा किस दवा के लिए मांगता है, हर उस दवा के लिए पर्चा मांगा जाता है जो दवा किसमें पड़ी होती है, शेड्यूल एच। तो डाइक्लोफेनाक मिलेगा तो बट शेड्यूल एच में मिलेगा। तो तुमको चाहिए डाइक्लोफेनाक तो पहले प्रिस्क्रिप्शन लाओ, ऐसे नहीं मिलेगी। समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, हमने बायो एक्यूमुलेशन समझा, वल्चर डीके क्यों हो रहा है वल्चर समझा, उसके बाद वल्चर फूड चेन में टॉप पे होता है ये समझा। और ये सब समझा क्यों, क्योंकि महाराजगंज में हम वल्चर को कंजर्व करने के लिए एक क्या बना रहे हैं, इसका है ब्रीडिंग सेंटर, प्रिजर्व करेंगे वल्चर को। समझ में आया? तुम पता है क्या, जो वल्चर सेंटर है उसका नाम है जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। जटायु, रामायण में था ना जटायु, जटायु कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर। अब वो तुम्हारा दोस्त है महाराजगंज वाला, तो उसको बोलना देखो जाके जटायु कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बन रहा है महाराजगंज में, जल्दी आएंगे। ये 38 साल तक जीता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बता रहा हूँ। 40 वल्चर, 40 जीता है ये, इसका लाइफ स्पैन 40 है। हम्म। क्या होगा?
आतिशी मार लेना बना दी ना। किससे? हमसे? अब यार ये तो मुझे भी नहीं पता है। हाँ। अब इसके बाद एक चीज लिख लो, टाइफून यागी। टाइफून यागी। अभी बता रहा हूँ, इसीलिए मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है। टाइफून यागी इन साउथ चाइना सी। कैसे आया, क्यों आया, ये तुमसे नहीं पूछेगा, ज्योग्राफी का पार्ट है। साइक्लोन कैसे बनता है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो वो ऑफिस रूम में पढ़ ले आके। मैं उसको पढ़ा दूंगा, मुझे ज्योग्राफी आती है। टाइफून यागी कहाँ पे डेवलप हुआ है? साउथ चाइना सी। अब देखो मैं बता क्यों रहा हूँ, एक बार ही क्वेश्चन आ चुका है। साइक्लोन दुनिया के पार्ट में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मतलब अगर साउथ चाइना सी में आएगा तो उसको क्या बोलोगे? टाइफून। ठीक। इसके बाद देखो, अगर ऑस्ट्रेलिया में आएगा तो विली विली। विली विली। सबका नाम अलग है। अरे चीज सेम है, फिनोमेना सेम है, बस उन्होंने अपने अपने हिसाब से नाम बदल दिए। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? विली विली। इंडियन ओशन में क्या बोलते हैं? अरे हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ। हरिकेन क्यों? तभी तो इंडिया में क्या बोलते हैं? साइक्लोन। तभी तो तुम साइक्लोन साइक्लोन चिल्ला रहे हो। और हिंदी में क्या बोलते हैं? चक्रवात। चक्रवात। इंडिया में क्या बोलते हो? साइक्लोन। पाकिस्तान में क्या बोलते होंगे? साइक्लोन, पास ही का एरिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या बोलते हैं? विली विली। अमेरिका में क्या बोलते हैं? यूएस में क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो। टॉर्नेडो। वेस्ट इंडीज के पास बोलते हैं हरिकेन। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। वेस्ट इंडीज के आसपास क्या बोलते हैं? हरिकेन। और टाइफून कहाँ बोलेंगे? चाइना। समझ में आया? अब बताओ फिर से, चाइना में क्या बोलेंगे? टाइफून। चाइना में क्या बोलेंगे? टाइफून। इंडिया में क्या बोलेंगे? साइक्लोन। ऑस्ट्रेलिया में बोलेंगे विली विली। यूएस में बोलेंगे टॉर्नेडो। वेस्ट इंडीज के आसपास बोलेंगे हरिकेन। समझ में आया? इसमें कुछ समझाने का, हरिकेन एक WWE में रेसलर भी आता था, याद है? हाँ। हरिकेन ही था वो उसी के नाम पे तो था, ग्रीन कलर पहनता था, पूरा सेटअप था उसका। अंडरटेकर का भाई तो केन था। नहीं, फिर तुमने देखा ही नहीं असली वाला। केन दूसरा था। एफ कैसे लिख लूंगा मैं, इतना पुराना नहीं हुआ। ई। ई। अल नजाफोर लिखो, अल नजाफोर। ई देखा है? ई जब एज आता था, एडी गरेरो आता था, रे, वो तब तक छोड़ दिया था। अल नाजा 5 लिखो। अल नाजा 5 किसका एक्सरसाइज है? इंडिया एंड ओमान। एक्सरसाइज समझाने की जरूरत है? नहीं। अच्छा। अल नजा। नजा, अल नजा। अल नजा। अल नजा 5। लिखो, आगे चलो। इसके बाद लिखो यूरोपा क्लिपर मिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूरोपा क्लिपर एक्सरसाइज है इंडिया और ओमान की। यूरोपा क्लिपर मिशन। यूरोपा क्लिपर मिशन। क्लिपर, ये नेक्स्ट टॉपिक है। यूरोपा क्लिपर मिशन। अब देखो, जुपिटर नाम का प्लैनेट है, जुपिटर। जुपिटर पे एक मून है। जुपिटर पे एक मून है। उस मून का नाम क्या है? यूरोपा। यूरोपा क्या है? जुपिटर्स मून। एक मून तो है नहीं, सबसे ज्यादा मून है वहां पे। कहाँ पे? जुपिटर पे। जुपिटर का एक मून है कौन? इस पे हम एक मिशन भेज रहे हैं। कौन भेज रहा है? नासा। मतलब क्या हुआ? यूरोपा क्लिपर मिशन क्या है? मिशन बाय
नासा टू एक्सप्लोर व्हाट? जुपिटर्स मून। जुपिटर्स मून कौन सा है? यूरोपा। समझ में आया? इसके बाद लिखो क्लीन एयर सर्वे 2024। बस एक चीज याद रखो, सूरत इज रैंक्ड वन। सेमीकंडक्टर क्या होता है? काम क्या होता है उसका? वाई इज सेमीकंडक्टर इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? निखिल कामत को जानते हो? जीरोदा का फाउंडर। रिया चक्रवर्ती को जानते हो? रिया चक्रवर्ती को भी नहीं जानते हो? हाँ। हाँ। आजकल किसके साथ घूमती है रिया चक्रवर्ती? सुशांत। सॉरी। देखो, रिया चक्रवर्ती का भी बॉयफ्रेंड कौन है बताओ? देव बताओ, कौन है अभी रिया चक्रवर्ती का बॉयफ्रेंड? कौन है बताओ? निखिल कामत। अब निखिल कामत गूगल करना कौन है, और नेक्स्ट क्लास में तुम सबको बताओगे सेमीकंडक्टर का यूज। सेमीकंडक्टर का यूज। और तुम्हारा होमवर्क हो ही गया है, और उमाम का भी होमवर्क हो गया। याद रखना सब लोग, उमाम का होमवर्क क्या था? क्या था उमाम का होमवर्क? हाँ बिल्कुल बताओ, बिल्कुल बताओ। हम एक्स्ट्रा उसके लिए 1 घंटा रखेंगे। ब्रिक सबको समझाना है, और तुमको इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी और ये सब समझाना है। और आदित्य तुम क्या समझाओगे? सेमीकंडक्टर एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट। तुम विनीत, विनीत सबको समझाएगा। अभी आदित्य का भी होम, अभी सबका एक होमवर्क बनेगा। आगे चलो। वो निखिल कामत जीरोदा का फाउंडर है। मैं कुछ नॉलेज के लिए, जाके देखना। तो ये इंडिया का इकलौता ऐसा स्टार्टअप है जो बूटस्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप मतलब उसने शुरुआत से काम किया, अपना पैसा लगा के यूनिकॉर्न बनाया है। मैं सोचा तुम रिया चक्रवर्ती के थ्रू जानते होगे, तो उसके पॉडकास्ट आते हैं। किसके? निखिल कामत के। निखिल कामत बोल रहा है, या वही क्या बोल रहा है, ये सच है। जो भी नेक्स्ट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में आगे बड़ा बनेगा, वो नेक्स्ट ये कह सकते हो यूनिकॉर्न बनाने के बाद क्लोज होगा। तो आगे की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो सेमीकंडक्टर में जो काम करेगा वो बनाएगा। तो तुम सबको समझाओगे वाई सेमीकंडक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। ठीक। 15-10। ऐसा नहीं होगा कि तुम आए और 2 मिनट में समझा के निकल गए, समझाना है। ठीक। चलो। हाँ। मत आओ, मत आओ, घर पे बताया जाएगा कि ये इसलिए नहीं आए। फिर उनको बता देना मैं इसलिए नहीं आया। अगर वो मान जाए कि कोई बात नहीं तो ठीक है। इसके बाद लिखो पैरागुए रिवर। पैरागुए रिवर। इसमें डरने का क्या है? तुम आके यहाँ पे पढ़ाना, बताना। अब तुमको क्या बनना है? लॉयर तो बनना है तुमको। कम बोलना तो सीखो। पैरागुए रिवर। क्यों डर लग रहा है तुमको? होमवर्क तो तुमको मिलेगा।
पैराग्वे रिवर। करंट अफेयर ये है कि पिछले 100 साल में इसका वाटर लेवल जितना नीचा था उतना कभी नहीं रहा है। तुम्हें ये याद नहीं रखना। वाटर लेवल समझते हो? पानी का जो लेवल है 100 साल में ही सबसे लोएस्ट चला गया है। तो ये तुमसे नहीं पूछेगा। इस रिवर के बारे में कुछ भले ही पूछ ले। लिखो, पैराग्वे रिवर कहाँ मिलती है? ब्राजील में। पैराग्वे, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। पैराग्वे, ब्राजील एंड अर्जेंटीना। Fifth largest river of South America. It is the fifth largest river of South America. इसके बाद लिखो नुआखाई। नुआखाई फेस्टिवल। नुआखाई, नुआखाई, नुआखाई फेस्टिवल। नुआखाई फेस्टिवल लिखो, सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। सेलिब्रेटेड इन ओडिशा। कब होता है? 8 सितंबर को। नुखाई का मतलब होता है न्यू फूड। कौन सी लैंग्वेज में? उड़िया। उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज होगी? उड़िया। तो अगर वो बोल रहा है नुआ खाए, नुआ खाए मतलब न्यू फूड कब करता है? जब हार्वेस्ट होता है। समझ में आ रहा है? उड़ीसा में हर साल सेलिब्रेट होता है व्हेन 8 ऑफ सितंबर, नुआ खाए फेस्टिवल। चले आगे। आगे लिखो। हम्म जोरावर टैंक बताया है ना? नहीं याद है तो प्लीज जाके देख लो। मैं बार बार कह रहा हूँ, जोरावर टैंक देख लेना। इस पे क्वेश्चन आ सकता है। डीआरडीओ प्राइवेट कंपनी है। हम्म कुछ होमवर्क चाहिए? ये आके बताना ही पड़ेगा। ये नहीं है, अब बस जो पकड़ में आ जाए। ऐसे किसी को भी नहीं पकड़ता यार। एलएसआई। तुमको तुम्हारा होमवर्क ब्रिक्स। आगे चलो, लिखो इसके बाद। अरे चंद्रचूड़ और उनका पिक्चर। ट्यूशन बता दिया, एट अलायंस बता दिया, क्लियर सर। ठीक है चलो, हो गया। सेकंड हमने टू 15th। इसका बचा बचा क्या? 1 to 8 सितंबर। इसी वीक करते हैं, और बाकी मैं रिवीजन फटाफट अभी करा दूंगा इस वीक के अंदर। जिसका मन हो वो आए, और बाकी नहीं तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी। मैं दूंगा कि
मैं यहीं पे, मन हो तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक। हम्म।